Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So, we are meeting today for another class of Prachand, the penultimate class of Prachand. Those of you who are not yet aware of what is Prachand, it is the only current affairs that you will ever need to crack your examinations. प्रचंड वो श्रृंखला है जिसपे अगर आपने भरोसा दिखाया और जिसपे अगर आपने पूर्ण विश्वास के साथ तैयारी में यूटिलाइज किया जिसको, then it would give you the sweet reward of success. The philosophy behind Prachand is to make सितारा zebras and not आवारा zebras. सितारा zebra वो होता है जो कम टाइम में सारा करंट अफेयर्स कंसोलिडेटेड फॉर्म में पढ़ लेता है. He doesn't waste time on here and there videos. He studies things comprehensively in a consolidated manner ताकि कम टाइम में मैक्सिमम एंड बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस किया जा सके. तो जो हमारा लक्ष्य है वो है सितारा ज़ेब्रा बनाना जो अपनी रोटी कमा सके. और रोटी वो कैसे कमा सकता है? बाय फोकसिंग ऑन रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड. जितना टाइम उसने लगाया किसी एक पर्टिकुलर चीज में, क्या उसके मार्फत उसे रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं, दैट इज रोटी. तो सितारा ज़ेब्रा का फोकस होता है रोटी पे. आवारा ज़ेब्रा एक चैनल से दूसरे चैनल भटकता ही रहता है, इधर से उधर, फैन बॉय बन जाता है लोगों का, दूसरों को तो सेलिब्रिटी बना देता है लेकिन खुद सेलिब्रिटी नहीं बन पाता. सो हमारा लक्ष्य है नॉट क्रिएटिंग सेलिब्रिटी टीचर्स बट क्रिएटिंग सक्सेसफुल स्टूडेंट्स. सो सितारा ज़ेब्रा का एक बनाने का एक जो इंपॉर्टेंट रूट है दैट इज करंट अफेयर्स. व्हाई करंट अफेयर्स? बिकॉज करंट अफेयर्स के नाम पे काफी ज्यादा मिसगाइडेंस अभी तक हो चुका है. डेली की करंट अफेयर्स के 2-2 घंटे का वीडियो देखते रहते हैं एंड देन इवेंचुअली एग्जाम में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही नहीं हो पाते. सो प्रचंड के माध्यम से व्हाट एवर प्लान इज कि हम सारा का सारा करंट अफेयर्स एक कंसोलिडेटेड वे में 7-8 क्लासों में कंप्लीट कर लें, जो कि आज तक हम करते आए हैं. 15 तारीख से श्रृंखला हमने शुरू की थी. आज सेकेंड लास्ट डे है एंड टुमारो वुड बी द लास्ट डे ऑफ प्रचंड. सो आप देखेंगे ये जो हमने 7-8 क्लासें करी, आपके आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो सीडीएस हो, जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे गॉड विलिंगली आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस प्रचंड से मिल जाएंगे. सो अगर आप ये क्लासेस को लाइव अटेंड करना चाहते हैं, सो आई वुड सिंसियरली अर्ज यू टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल @ssb_success, जहां पे ये मैं क्लासेस लाइव लेता हूं. I take these classes live on the Telegram channel. These classes are free. You don't have to pay a penny for these classes. And the content of these classes is, if not better, then at least comparable to what you would be getting in the paid classes of various other institutions. So आप Telegram channel को join कर सकते हैं. @ssb_success Telegram channel है. Search करेंगे तो you would find the channel. And it is important that you join the channel because apart from current affairs also यहाँ आपको काफी सारी चीजें मिलेंगी. You would be getting a peer group, उसके अलावा live group discussion, mock interviews, a lot of things we are doing there in a real time 1-to-1 fashion. उसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है you can always message me here and I would be more than delighted to answer all your queries. So I would request all the students to please join the channel and share it with your friends ताकि कोई भी आवारा ज़ेब्रा ना बने और सारे के सारे साथी सितारा ज़ेब्रा बन सके. ठीक है, ओके. ग्रेट गाइस. ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रचंड का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द 8th क्लास ऑफ प्रचंड. So I would be sharing the screen with you so that you can see. और आपको जैसा मैंने पहले भी बताया, you have to sit with pen and paper, otherwise things wouldn't make much sense to you. तो unless and until आप पेन पेपर लेके साइड बाय साइड नोट्स बनाएंगे, then only it would be useful. अगर आप पेन कॉपी लेके नोट्स नहीं बना रहे, then things would be very difficult because एंड में आपको कुछ ऐसी चीज होगी नहीं जिसके थ्रू आप चीजों को रिवाइज कर सके. ओके, सो आई होप पेन कॉपी लेके सारे साथी बैठे हैं एंड दे आर मेकिंग देयर नोट्स इन अ फैशन दैट दे कैन इजीली रिवाइज. नोट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके समझ में आए. द आइडिया इज यू कैन इजीली हैव अ लुक एट देम एंड रिवाइज द एंटायर क्लास. ठीक है, ओके. सो कल हमने क्या किया था, पहले के 2 सेक्शन दैट इज
पॉलिटी एंड आईआर वी हैड डन, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हमने कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हुए इकोनॉमी एंड रिमेनिंग पोर्शंस को इस पीडीएफ से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगेन द पॉइंट इज जितना इसमें दिया है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आंसर इज नो। अभी हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को पढ़ रहे हैं, सो सिर्फ उतना ही जितना बताऊं सिर्फ उतना ही पढ़ना है। बाकी आप पे मन हो तो यू कैन रीड ऑल ऑफ दैट, बट अगेन अपने को रोटी पे फोकस करना है दिस टाइम अराउंड, ठीक है। इकोनॉमी से एनडीए में काफी सवाल आ रहे हैं अगर आप पिछले 1-2 साल का पेपर एनालाइज करेंगे तो, ओके। सितंबर का करंट अफेयर्स ये सितंबर का करंट अफेयर्स है, ठीक है। सो इकोनॉमी में टॉपिक्स जो पहला इसमें दिया हुआ है दैट इज अर्बन प्लानिंग इन इंडिया। अगेन इससे एमसीक्यू बनने की क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बहुत ही मुश्किल है, सो नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ स्टैटिक जीके में आपको पता होना चाहिए दैट अबाउट सेंसस 2011 के हिसाब से इंडिया की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो अर्बन है दैट इज 31.1% पॉपुलेशन। और कैसे पॉपुलेशन को डिफाइन किया जाता है अर्बन, जो भी सेंसस टाउन्स होते हैं, सेंसस टाउन यानी इसकी एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, सीडीएस के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है सेंसस टाउन की डेफिनेशन पे। तो क्या क्या क्राइटेरिया है किसी जगह को एक सेंसस टाउन कहने का, वहां की एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्कर्स, उस क्षेत्र के 75% मेल वर्कर्स नॉन एग्रीकल्चरल जॉब में होने चाहिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरे पर्पसेस में इंगेज होने चाहिए। सो सेंसस टाउन की डेफिनेशन में जो मेजर क्राइटेरिया है वो मेजर क्राइटेरिया यही है, इसके अलावा भी और काफी क्राइटेरिया है बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ये एग्जाम में एज ए एमसीक्यू पूछा जा सकता है आपको। सो सेंसस टाउन, स्टैट्यूटरी टाउन्स, आउटग्रोथ और दीज आर अर्बन एरियाज का बस डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देन दिस इज ऑल ज्ञान, ये सब ज्ञान दिया गया, ऑल दिस ज्ञान इंपॉर्टेंट है हमारे एमसीक्यू एग्जाम के लिए, नॉट इंपॉर्टेंट। अब 74th अमेंडमेंट आपको स्टैटिक से पता होना चाहिए कि वो अर्बन लोकल बॉडीज से डील करता है। अमृत स्कीम, स्मार्ट सिटीज मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ऑल दीज थिंग्स आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, महुआ के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर, तो ये पता होना चाहिए। ओके सो बस इतने, अमृत किससे, जैसा नाम वैसा काम, जो अर्बन सिटीज है उनमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो सके, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, वेस्ट मैनेजमेंट हो सके, इससे डील करता है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वी ऑल नो, स्मार्ट सिटीज वी ऑल नो, ठीक है। ओके सो अगेन इतना सब दिया हुआ है, नॉट इंपॉर्टेंट कि हम इन पे फोकस करें। एग्रीकल्चरल इंडेटनेस ऑफ इंडिया, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ डिबेट एसएसबी में, इंटरव्यूज एसएसबी में इस पे डिस्कशन के लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है, बट अगेन इससे एमसीक्यू वर्दी कंटेंट इज नॉट देयर, सो वी कैन स्किप, बिकॉज इसमें एमसीक्यू वर्दी हमारे कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिससे एमसीक्यू बन सके। अब ये कुछ पुरानी स्कीम्स है तो आप सबको इन सब के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज दीज आर ओल्ड स्कीम्स नॉट अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर। जैसे पीएम किसान स्कीम थी, तो आपको पता होना चाहिए पीएम किसान स्कीम किस चीज से डील करती है। पीएम किसान क्या है, एक तरीके का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था, जिसमें क्या करती है सरकार, लैंड होल्डिंग, बस इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो भी किसान जिसपे जमीन हो उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पैसा, कैश सपोर्ट देती है। याद रखना है कि ये लैंडलेस के लिए नहीं है, जिसके पास जमीन नहीं है उसको इसमें कोई सपोर्ट नहीं दिया जा पा रहा है। तो इसमें क्या है कि 6,000 रुपए की किस्त मिलती है, 4 मंथली इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपए की। ओके सो दैट इज पीएम किसान योजना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। फसल बीमा योजना है, क्रॉप इंश्योरेंस की, सीजनल रबी खरीफ क्रॉप के अलग अलग प्राइसेस हैं। 10,000 करोड़ का माइक्रो इरिगेशन फंड बनाया गया नाबार्ड की मदद से। ओके सो ऑल दीज आर थिंग्स जो सरकार ने एग्रीकल्चर के लिए किया, क्योंकि पुराने हो चुके हैं सो अब उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह गए, बट हाँ इसका बेसिक बेसिक तो पता होना चाहिए। अब ये एक है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। सो आपको पता है देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। हेडक्वार्टर बताओ जरा सबसे पहले, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहां पे लोकेटेड है। डब्ल्यूटीओ पे क्वेश्चन अभी सीएपीएफ के पेपर में आया था, आई गेस क्वेश्चन था कि डब्ल्यूटीओ का जो हेड है वो कौन है। पीएम किसान स्कीम में नेहा बस इतना याद रखना है कि वो एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जिसमें किसानों को साल में 6,000 रुपए 2,000 की किस्तों के फॉर्म में दिए जाते हैं। ओके
सो दिस इज क्लियर, ये फंडा क्लियर हुआ कि तो डब्ल्यूटीओ का के अंदर एक एग्रीमेंट है, दैट इज ऑन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। बिल्कुल, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर इज लोकेटेड एट जेनेवा, जेनेवा में लोकेटेड है डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर। ठीक है, तो हाँ, तो डब्ल्यूटीओ का में क्या है, डब्ल्यूटीओ के अंदर काफी सारे एग्रीमेंट्स हैं, उसमें से एक एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, ये एक स्टैटिक इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते हो वहां पे आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा। मोटी मोटी बात हम अभी समझते हैं कि क्या मुद्दा चल रहा है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर क्या था, डब्ल्यूटीओ का लक्ष्य क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य है कि एक देश और दूसरे देश के बीच में जो ट्रेड हो रहा हो, सपोज ए कंट्री और बी कंट्री के बीच में जो ट्रेड है, दिस ट्रेड शुड बी एज मच एज पॉसिबल, मैक्सिमम ट्रेड होना चाहिए। जो इनके बीच में बैरियर्स हैं, यानी अगर आपने हाई कस्टम ड्यूटी लगा रखी है, चाहे वो टैरिफ बैरियर हो चाहे वो नॉन टैरिफ बैरियर हो, कि आप कह रहे हो नहीं नहीं आपका ये जो है मटन चिकन ये इसमें कीड़े वीड़े हैं तो ये हम नहीं लेंगे, तो इस तरीके के जो बैरियर्स लगाए जाते हैं इनको मिनिमाइज करना इसका पर्पज है। तीसरा ये चाहता है कि जो ट्रेड हो ये फेयर एंड इक्विटेबल टर्म्स पे हो, यानी ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा फायदा हो रहा हो किसी को कम फायदा हो रहा हो। सो डब्ल्यूटीओ का ये ब्रॉड एजेंडा या लक्ष्य है। सो अब ये जब डब्ल्यूटीओ के ब्रॉड एजेंडा या लक्ष्य थे, तो बात आई कि एग्रीकल्चर में भी ये चीजें अप्लाई होनी चाहिए। इन एग्रीकल्चर वी शुड अप्लाई ऑल्सो अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब्सिडी जो देश एक देते थे एग्रीकल्चर को वो खत्म होनी चाहिए। क्यों? सब्सिडी की वजह से क्या होता है, अगर मैं बिना सब्सिडी के सपोज मैंने गेहूं प्रोड्यूस करा और उसकी कॉस्ट आई मार्केट प्राइस आई 10 रुपए पर किलो सपोज, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा देश है जो क्या कर रहा है, अपने यहाँ गेहूं प्रोड्यूस करा रहा है, उसके यहाँ कॉस्ट उसके यहाँ भी आई 10 रुपए पर किलो, बट वो क्या कर रहा है, अपने यहाँ किसानों को क्या कर रहा है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है। और उसकी वजह से क्या हुआ है, 10 रुपए से अब उनकी जो मार्केट प्राइस आई वो घट के आ गई 8 रुपए। तो अगर आप एक कंट्री सी हो, इफ यू आर अ कंट्री सी, आप कौन सी कंट्री से गेहूं को इंपोर्ट करना पसंद करोगे, कंट्री ए से या कंट्री बी से? कमेंट करके बताओ फटाफट। ओके ओके, बिल्कुल सही जवाब। एवरी रेशनल कंट्री वुड डिसाइड कि वो कंट्री बी से इंपोर्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेड एक तरीके से स्क्यू हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ इट इज, एक तरीके से फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेड तो नहीं हो पा रहा, एक किसी को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है। तो अब क्या हुआ, डब्ल्यूटीओ ने कहना शुरू करा कि नहीं नहीं एग्रीकल्चर में सब्सिडी नहीं मिलेंगी, एग्रीकल्चर में सब्सिडी को कम करिए। फिर इंडिया यहाँ पे खड़ा हो गया, इंडिया ने एकदम स्टैंड ले लिया, इंडिया ने बोला नहीं एग्रीकल्चर में हम सब्सिडी खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बोलता है एग्रीकल्चर में जो हम सब्सिडी दे रहे हैं, एग्रीकल्चर में जो हम सब्सिडी दे रहे हैं ये ट्रेड के लिए नहीं दे रहे, ये हम इसलिए नहीं दे रहे कि हमारा जो खाना है वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो और उनके वहां किसान बेरोजगार हो जाए या दूसरे देशों की इकोनॉमी हर्ट हो, नहीं, हम तो सब्सिडी इसलिए दे रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग भूखे ना रहे, हमारे यहाँ भूखमरी की समस्या ना हो। तो इंडिया सेट कि हम सब्सिडी तो देते रहेंगे बिकॉज अदरवाइज हमारे यहाँ फूड लोग प्रक्योर नहीं कर पाएंगे। तो वी आर गिविंग द सब्सिडी नॉट टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बट टू एंश्योर that India does not suffer from food scarcity. Just a second, guys. ओके, सो सब्सिडी इसलिए दे रहे हैं, तो इंडिया ने ये सब बोला कि नहीं हम अपनी सब्सिडी खत्म नहीं कर सकते। तो इवेंचुअली डब्ल्यूटीओ और इंडिया में ठन गई, इवेंचुअली जो कॉम्प्रोमाइज निकल के आया उसी को बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो इसमें काफी सारी चीजें हैं, इसमें बोला गया अच्छा आप सब्सिडी दे सकते हो बट सब्सिडी एक पर्टिकुलर लिमिट तक होनी चाहिए, ऑल ऑफ दैट वाज देयर। ये सब आपके स्टैटिक इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तो बस ये इसलिए पार्ट न्यूज में आया था बिकॉज जो हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है ये अगेंस्ट है डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों? क्योंकि इसमें भी ऑल्दो एग्रीमेंट ये हुआ, इंडिया ने फिर भी बोला कि अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, इंडिया वाज नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड। क्यों? इंडिया ने बोला क्योंकि इसमें जो लिमिट सेट की गई है सब्सिडी की, दे आर इन फेवर ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज।
डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में। और क्यों है वो, क्या प्रोविजन है जिसलिए वो डेवलप्ड कंट्रीज में, वो एक इशू है इसमें, बेस ईयर जो सेट किया गया है वो काफी पहले का 90s का सेट किया हुआ है। अब ये सब क्या है, ऑल ऑफ दैट इज टेक्निकल, एमसीक्यू वर्दी नहीं है, सो वी आर स्किपिंग दैट। बट ये याद रखना है कि इंडिया ने बोला एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर भी ऑल्दो एक पॉजिटिव चीज है, बट स्टिल इट हैज इट्स लिमिट, इट इज फेवर्ड टिल्टेड इन फेवर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसलिए इंडिया ने फिर से डब्ल्यूटीओ से पंगा लिया और इवेंचुअली एक क्लॉज निकलवाया जिसको बोला जाता है पीस क्लॉज। और इस पीस क्लॉज के माध्यम से इंडिया को छूट मिली कि अच्छा आप अपने यहां सब्सिडी देते रहो, आपके अगेंस्ट कोई डब्ल्यूटीओ में कार्रवाई नहीं होगी। सो दैट वाज द पीस क्लॉज जो साइन हुआ था, ठीक है। सो बस ये टर्म्स पता होने चाहिए अभी, ऑल दिस टर्म्स यू मस्ट नो, ठीक है। ओके, सो ये टर्म्स पता होने चाहिए बस अपने को, इसकी और ज्यादा डिटेल नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर द एमसीक्यू एग्जाम। ऐसे ही डब्ल्यूटीओ में सब्सिडीज के टाइप होते हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी एग्रीकल्चर की वो सब्सिडी है जो आप कंटिन्यूअसली अनलिमिटेड अमाउंट में दे सकते हो। बेसिकली ये वो सब्सिडी होती है जो प्रोडक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती, इसकी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है। जैसे अगर आप जो फार्मर्स है उनको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हो जिससे वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके, ऑल दैट कम्स अंडर ग्रीन बॉक्स। तो ग्रीन बॉक्स बॉक्स सब्सिडी में ऐसी कोई टेंटेटिव लिमिट नहीं है कि आप इस अमाउंट से ज्यादा नहीं दे सकते। तो दिस इज एग्जेम्प्ट, ये एक तरीके से एग्जेम्प्ट कैटेगरी होती है ग्रीन बॉक्स वाली, ठीक है। नेक्स्ट होती है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। सो एम्बर बॉक्स सब्सिडी वो सब्सिडीज होती हैं जिनकी वजह से जो डिस्टॉर्ट तो होता है प्रोडक्शन एंड ट्रेड, इसकी वजह से हाँ इंटरनेशनल ट्रेड में प्राइसेस डिस्टॉर्ट होते हैं, तो इसमें लिमिट सेट की जाती है। सो दैट आर एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी में जैसे एमएसपी इंडिया जो प्रोवाइड करता है फार्मर को, उसके अलावा जो इनपुट सब्सिडीज होती है लाइक फर्टिलाइजर पे, बिजली पे सब्सिडी, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज वो होती है जो लिमिट करती है प्रोडक्शन को, दीज आर सब्सिडीज दैट टेंड टू लिमिट द प्रोडक्शन। अगर उसके माध्यम से अगर सब्सिडी किसान को दी जाए पर उससे बोला जाए कि आप इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो वो ब्लू बॉक्स में आती है। तो एसेंशियली वो आपको एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट सवाल पूछ सकता है कि एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स आर एसोसिएटेड विद व्हाट, दे आर एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर सब्सिडीज अंडर द डब्ल्यूटीओ, ठीक है। ओके, सो दैट इज देयर। ये पीस क्लॉज हमने देख लिया, पीस क्लॉज किससे एसोसिएटेड है ये भी देख लिया, तो एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आ सकता है। ये बाली में जो डब्ल्यूटीओ की कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पे ये पीस क्लॉज डिसाइड हुआ था। अब इसमें क्या सब्सिडी का लेवल था, चलो बता ही देता हूँ। तो बोला गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो 5% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन सब्सिडी दे सकती है और डेवलपिंग कंट्रीज 10% ऑफ द सब्सिडी दे सकती है। ओके, सो दैट इज देयर, ये सब मामला चल रहा है। बस बेसिक बेसिक टर्म्स याद करो, ऑल्दो आई होप ये सब आपने इकोनॉमी में अपने बेसिक पढ़ा होगा। सुमित, आप जहां पे अभी डाउट पूछ रहे हो वहीं पे ये जो कमेंट सेक्शन है टेलीग्राम चैनल का, वहीं पे आप डाउट पूछ सकते हो। आई एम सीइंग योर डाउट एंड आई वुड बी एबल टू आंसर योर डाउट्स एज वेल, ठीक है। ग्रेट, ऑल्सो आई वुड अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स, जो भी आपके डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क देम इन द टेलीग्राम, आई वुड बी रिस्पॉन्डिंग टू देम। तो नेक्स्ट है इंडियन एक्सपोर्ट्स। तो इंडियन एक्सपोर्ट्स को लेके भी ऐसा कुछ हार्डकोर फैक्ट नहीं आया जिससे एमसीक्यू बने, दिस इज ऑल जस्ट ज्ञान। आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि हम $400 बिलियन इस साल 2021-2022 में गुड्स का एक्सपोर्ट करेंगे, ये इंडिया ने टारगेट रखा है। और बोला है कि $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट हम 2027 तक अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो इसी को लेकर डे टू डे अपडेट होती है, आज एक्सपोर्ट बढ़ा घटा नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, टारगेट थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, एसएसबी में कोट करने के काम आ सकता है। जैसे इस साल का जो 21-22 का टारगेट है दैट इज 400 बिलियन इंडिया ने एक्सपोर्ट टारगेट रखा है। और 2027 तक इंडिया का टारगेट है कि एनुअली हम $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया से कर सके। तो नंबर ये याद रखेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए इंडिया में जो स्कीम चल रही है उसको बोलते हैं रॉडटेप स्कीम। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो रॉडटेप स्कीम क्या है एसेंशियली, अभी आगे बताता हूँ। इसमें अगर दिया होगा तो, अदरवाइज अच्छा दिया हुआ है, ये देखो। तो रॉड टेप स्कीम बेसिकली क्या है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो एसेंशियली व्हाट दिस मींस इज, रॉड टेप में क्या है, अगर आप कोई एक्सपोर्टर हो
मतलब आप इंडिया की कोई कंपनी हो, आप इंडिया में डोमेस्टिकली कुछ प्रोड्यूस करते हो और उसको एक्सपोर्ट करते हो, तो इंडिया में आप पे आपने कई सारे टैक्स ऑलरेडी पे करे होंगे। सपोज आपने कुछ बिजली यूज की, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी पे भी टैक्स लगा होगा। उसके अलावा सपोज आपने कुछ रॉ मटेरियल मंगाया था, तो वो रॉ मटेरियल पर टैक्स आएगा। तो रॉड टैप के माध्यम से क्या होता है, जो भी आपने टैक्स या ड्यूटी, या आप हाईवे से ट्रांसपोर्ट कर रहे थे तो हाईवे पे आपने फास्ट टैग के माध्यम से कुछ पैसा कटाया होगा। सो रॉड टैप के माध्यम से क्या है, अगर कोई भी गुड एक्सपोर्ट पर्पस के लिए बनाया जा रहा है तो उस पर जो भी ड्यूटी या टैक्स लगी थी वो सब वापस उसके प्रोड्यूसर को वो सब पैसा मिल जाए, ताकि एक तरीके से जो इंडिया से एक्सपोर्ट जा रहा है इट बिकम जीरो रेटेड, तो उस पर इंडिया की सरकार का कोई टैक्स ना लगे। क्या पर्पज है कि जो ग्लोबल मार्केट में जब इंडिया का कोई प्रोडक्ट जाए इट रिमेन्स कम्पिटेटिव, हमारे टैक्सों की वजह से ही वो इतना बोझित ना हो जाए कि वो मार्केट दुनिया में उसे कोई खरीदे ही ना। तो इसके लिए ये रॉड टैप स्कीम थी। ये एमईआईएस एक पुरानी स्कीम थी, उसको हटा के अपडेट करके रॉड टैप बनाई गई है। इट इज डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट। ये जो एमईआईएस थी वो डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं थी, बट ये जो नई वाली स्कीम है दिस इज डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट। ठीक है, तो रॉड टैप स्कीम देख ली, समझ ली, यानी डाउट इन रॉड टैप? ओके ठीक है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर, एनी डाउट इन दिस? ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा मुद्दा है, तो इसमें ये स्कीम देख ली। अब ये कुछ नए इनिशिएटिव जो चल रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक एट देम। उनमें पहला है, ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हैं। तो कई बार मिनिस्ट्री पूछ लेता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंडिया एक्सपोर्ट्स इनिशिएटिव क्या है इसमें, जो हमारे एमएसएमई सेक्टर सॉरी, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसका एक्सपोर्ट बनाना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना है बाय 2022। तो इसमें क्या है, उन्हें बताया जाएगा कि आप कौन सी मार्केट को टारगेट करो, कहाँ पोटेंशियल मार्केट है, कौन क्या क्या चीजें आप एक्सपोर्ट करो, किस चीज की डिमांड है। तो एक तरीके से एक नॉलेज बेस जनरेट करने के लिए इंडिया एक्सपोर्ट्स इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, एमएसएमई का एक्सपोर्ट बढ़ाना है बाई 50% बाई 2022। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स एमएसएमई के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, कैसे बढ़ावा देने का है, उनकी नॉलेज एनहांस करने के लिए, ताकि उन्हें पता रहे कहाँ किस चीज की डिमांड है, कितनी डिमांड है, तो सो दैट दे कैन इजीली मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंगली। तो इंडिया एक्सपोर्ट्स इनिशिएटिव देख लिया। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन निकालता है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज ब्रॉट आउट बाय नीति आयोग, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये बेसिकली रैंक कर रहा है वेरियस स्टेट्स को कि वो हाउ गुड दे आर एज प्लेसेस वेयर वी कैन मैन्युफैक्चर गुड्स एंड देन एक्सपोर्ट देम। तो कौन सी कंट्री इज मोर सूटेड एज अ एक्सपोर्ट हब फॉर इंडिया, जहां गुड्स मैन्युफैक्चर करके दूसरी जगह भेजे जा सके, व्हाट स्टेप्स हैव स्टेट्स टेकन, उसके लिए एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बाय नीति आयोग। ठीक है, अच्छा कोई बता सकता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में विच आर द लीडिंग स्टेट्स? ओके, सो कमेंट करके बताना मुझे एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में लीडिंग स्टेट्स कौन सी है। एक और स्कीम जो इंपॉर्टेंट है दैट इज निर्वीक स्कीम। तो एग्जाम में आ सकता है किससे एसोसिएटेड है निर्वीक स्कीम? अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ही स्कीम है। बेसिकली क्या है, अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो आप चाहोगे जो आपका गुड जो एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, उसका इंश्योरेंस रहे। इंश्योरेंस रहे क्यों? मान लो जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे थे उसने आपको पैसा नहीं दिया, और या जो आप गुड भेज रहे थे समुद्र में शिप क्रैश कर गई और शिप से सामान लॉस्ट हो गया, तो यू नीड दैट योर गुड दैट यू आर एक्सपोर्टिंग इट शुड हैव अ गुड इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस की प्रीमियम का पेमेंट का इशू आएगा। सो छोटे एक्सपोर्टर उतना इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं दे पाते, उसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। सो उसी चीज को मिटिगेट करने के लिए निर्वीक स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, ये इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करवाने में मदद करती है, ताकि जो प्रीमियम है उसका अमाउंट कम हो जाए स्मॉल एक्सपोर्टर्स के लिए, और अगर उनके सामान को कुछ डैमेज हो जाए या उनको पेमेंट नहीं आ पाए तो वो इजीली अपना क्लेम सेटल करके पैसे ले सके। तो इस चीज को पुश करने के लिए जो स्कीम है उसका नाम है निर्वीक स्कीम। इस पे क्वेश्चन आ चुका है काफी सारे एग्जाम्स में, काफी मल्टीपल स्टेट पीसीएस में इसमें क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, रियू यूनिफॉर्म सिविल कोड बेटा अलग एक टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे पॉलिटी में।
आर्टिकल 44 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो ये बोलता है कि वेरियस रिलीजन जैसे हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, इन पे जो सिविल लॉ लगना चाहिए, जैसे एडॉप्शन का क्या प्रोसीजर हो, शादी करने का क्या प्रोसीजर हो, वो एक यूनिफॉर्म बनाया जाए, तो दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, इट इज वन ऑफ द डीपीएसपी। बिल्कुल विजेंदर, शालनी, ठीक है, ग्रेट। सो लेट्स मूव अहेड नाउ। सो निर्वीक स्कीम देख ली, समझ लिया निर्वीक में क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट स्कीम कौन सी थी, इंडिया एक्सपोर्ट समझ लिया, निर्वीक समझ लिया, रॉडटेप समझ लिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन निकालता था, वर्ल्ड बैंक ग्रुप निकालता था। खास बात क्या हुई, मैंने पहले भी बताया था, अब ये इंडेक्स नहीं निकलेगा बिकॉज इसमें फर्जीवाड़े की खबर आई है कि ये जो इंडेक्स था इसमें जो रेटिंग है वो फर्जी थी, चाइना ने मैनिपुलेट किया, ये सब वो सब नॉट इंपॉर्टेंट। अब इस पूरे टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग के लिए इंडिया ने क्या क्या चीजें की, हाँ वो अच्छी चीजें थी, बट ये इंडेक्स गड़बड़े तो इंडेक्स से क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे ये पुराने कुछ प्लेटफॉर्म्स थे, स्पाइस प्लस, एजाइल, प्रोफॉर्म, ये सब पुराने थे। बेसिकली ये किससे एसोसिएटेड थे, जो भी कंपनी आपने रजिस्टर करनी होती थी तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाकर रजिस्टर करना होता था, तो उसके लिए एक इजियर प्रोसेस बनाया गया जिसके थ्रू आप इजिली अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सके, और उसके लिए जो प्लेटफॉर्म थे देवर स्पाइस प्लस एंड एजाइल, प्रोफॉर्म। अब पुराना करंट अफेयर्स हो चुका है, सो नॉट इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट था, ये हम ऑलरेडी एज अ टॉपिक पढ़ चुके हैं। टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट किससे था, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन 2012 में जो लाया गया था उसको खत्म करने से लेके। अब ये पीएलआई स्कीम पे भी मैं पहले काफी ज्यादा चर्चा कर चुका हूँ, बोल चुका हूँ, ये हर एक सेक्टर के लिए आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आई थी, ऑटोमोबाइल्स के लिए आई, अब टेक्सटाइल्स के लिए आई, ड्रोन्स के लिए आ रही है। सो नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर एक सेक्टर के लिए आती रहेगी। तो क्या हम सबका पढ़ने बैठ जाएंगे, नहीं। बेसिक हमें पता होना चाहिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव में क्या है, जितना ज्यादा कंपनी प्रोड्यूस करेगी उसके अकॉर्डिंगली उसको एवरी ईयर कुछ ना कुछ फॉर्म में इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते रहेंगे, या वो जॉब्स जनरेट करे या प्रोडक्शन इंक्रीज करे। ओके, सो दैट इज पीएलआई स्कीम। तो अब टेक्सटाइल्स के लिए भी आई। एक टर्म आपको पता होना चाहिए, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। व्हाट आर टेक्निकल टेक्सटाइल्स, देखो टेक्सटाइल जब आप जनरली शब्द सुनते हो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड, इट इज बेसिकली अपैरल्स, यानी जो आप कपड़े पहनते हो। टेक्सटाइल की बात करूं तो आप सोचोगे ड्रेसेस जो आप पहनते हो, ऑल दीज थिंग्स वुड कम टू योर माइंड। बट इसके अलावा भी देयर इज अनदर कैटेगरी ऑफ टेक्सटाइल्स दैट आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। जैसे अगर आपको कुछ सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसके लिए आप झोला बनाते हो या गनी बैग्स यूज करते हो। सो दिस इज अनदर यूज ऑफ टेक्सटाइल। दूसरा, अब आप जैसे आपने देखा होगा मेडिकल इंडस्ट्री में काफी सारी चीजें जो होती हैं जो क्लॉथ से फॉर्म की जाती हैं। सो ये भी एक स्पेसिफिक टेक्निकल फील्ड में इसका यूज है। इसके अलावा अगर आप देखोगे जैसे जो सिविल होती है, रोड कंस्ट्रक्शन में भी आजकल क्लोथिंग के मटेरियल का यूज किया जा रहा है। सो इसी तरीके से हेल्थ केयर में जैसे सैनिटरी पैड्स होते हैं, उसमें भी अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेक्सटाइल इज बीइंग यूज्ड। सो इस तरीके का जितना भी स्पेसिफिक यूजेज ऑफ टेक्सटाइल्स जो होता है इन सारे फील्ड्स में, जहां पे वो एक फंक्शनल रोल प्ले करते हैं, किसी एक सिर्फ अंग ढकने के काम नहीं आते, अभी तो कुछ एक फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। उन सभी तरीके के टेक्सटाइल्स को हम एक कैटेगरी में लेके डालते हैं एंड दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज टेक्निकल टेक्सटाइल्स। तो इंडिया इज लुकिंग एट टेक्निकल टेक्सटाइल्स एज अ सनराइज सेक्टर। इस पे एक योजना का पूरा एडिशन आया था, सो हो सकता है डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ जाए। इट इज वन ऑफ द सनराइज सेक्टर। सनराइज सेक्टर्स वो होते हैं जहां भारत सोच रहा है कि उसको फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो दैट इज टेक्निकल टेक्सटाइल्स। पीपीई की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में भी थे बिकॉज दे वर आल्सो रिलेटेड टू टेक्निकल टेक्सटाइल्स ओनली, ठीक है। ओके, ठीक है, बिल्कुल फिल्टरिंग के लिए भी काफी सारी चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस मच इज क्लियर, सो लेट्स मूव अहेड। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब समझ गए, ओके, टेक्निकल टेक्सटाइल समझ गए, देन लेट्स मूव अहेड। तो ये स्कीम आई है, इसमें टारगेट क्या है कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स को, प्रोडक्शन को पीएलआई में टेक्निकल टेक्सटाइल्स, उसमें भी स्पेशली मैन मेड फाइबर अपैरल को भी प्रमोट करना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थीम्स। तो इसमें पैसा दिया जाएगा, ऑल ऑफ दैट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में बहुत बड़ी इंप्लॉयर है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड जूट। तो ये स्टैटिक चीजें हैं, इंडिया में सिल्क की काफी सारी वेराइटीज मिलती है इंडिया में सिल्क की। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं।
इंडस्ट्री के, तो नॉट इम्पोर्टेंट, एमसीक्यू वर्दी नहीं है अभी। ऑल्सो ये सब आपने अपने ज्योग्राफी, स्टैटिक ज्योग्राफी में देखा ही होगा कि कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री पड़ती है, ठीक है। अब इसमें और क्या है एमसीक्यू वर्दी? एमसीक्यू वर्दी एक चीज है, दैट इज पीएम मित्रा पार्क। तो एग्जाम में सवाल आ सकता है कि ये जो पीएम मित्रा पार्क है, सरकार ने बोला है कि वो 7 पीएम मित्रा पार्क सेट करेगी। पीएम मित्र क्या है? ये बेसिकली इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन होंगे। यानी अगर सरकार ने सपोज ये एक रीजन आइडेंटिफाई कर दिया, लेट्स से दिस इज, लेट्स सपोज महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का सपोज कोई एक पर्टिकुलर रीजन, सपोज उन्होंने मराठावाड़ा का कोई रीजन आइडेंटिफाई कर लिया, फिर वो क्या करेंगे वहां पे पूरा, जैसे कई जगहों पे आप देखते हो ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, उसी काइंड के ये लार्ज इंटीग्रेटेड एरियाज बनाएंगे जहाँ पे पूरी सप्लाई चेन होगी। यानी आसपास ही कॉटन भी प्रोड्यूस हो रहा होगा, वहां से कॉटन से जो उसका यान निकलता है, रेशे निकलते हैं, वो निकालने वाली कंपनी भी वही होगी। रेशे से थ्रेड बनाने वाली कंपनी कॉटन की, वो भी यही होगी। थ्रेड से कपड़ा बनाने वाली कंपनी भी यही होगी। कपड़ा से क्लोथ बनाने वाली कंपनी, ड्रेस बनाने वाली, सिलने वाली कंपनी, वो भी वही होगी। और वहां से फिर एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी या सेलर को बेचने वाली कंपनी भी वही होगी। तो ये क्या होंगे? ऐसे मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन होंगे, अपैरल पार्क्स होंगे, जहां पे पूरी वैल्यू चेन एक जगह पे होगी, ताकि इजिली चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। ऑल्सो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, क्योंकि काफी लार्ज होंगे तो कॉस्ट अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। सो इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स का एडवांटेज लेके इसको कॉस्ट रिड्यूस करके इंडिया को एक टेक्सटाइल हब बनाने का इसका लक्ष्य है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क सेट हो रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड बाय द स्विस चैलेंज मॉडल। यानी इसमें बेसिकली स्टेट से बिड मांगी जा रही है। ऐसा नहीं है कि नेताजी इस क्षेत्र से आते हैं तो नेताजी के क्षेत्र में बना दो, या सोनिया गांधी मैडम रायबरेली से आ रही है तो रेल फैक्ट्री वहां बना दो। नहीं, स्टेट से बिड मंगाई जाएगी कि आप बताओ आप क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हो। सपोज यूपी ने बोला कि भाई साहब मैं लैंड इतना प्रोवाइड कर सकता हूँ, फ्री बिजली प्रोवाइड कर सकता हूँ। उधर लेट सपोज बिहार ने बोला कि मैं लैंड, बिजली और उसके साथ साथ लेबर लॉ में भी रिलैक्सेशन कर सकता हूँ, तो इसका कॉन्ट्रैक्ट बिहार को दे देंगे कि बिहार तुम अपने यहाँ एक सेट कर लो। सो इस तरीके से एक चैलेंज मॉडल में कंपटीशन के बेसिस पर स्टेट्स को अलॉट अलॉट की जाएंगे कि कहाँ पे ये सेटअप होने हैं। दूसरी एक और इससे रिलेटेड स्कीम है, पुरानी स्कीम है, दैट इज अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। इसमें जो भी टेक्सटाइल सेक्टर का फैक्ट्रीज में सामान लगा है उसको अपग्रेड करने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, ताकि कम एनर्जी यूज हो और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो। बट पुरानी स्कीम है तो अनलाइकली टू बी आज पीएम मित्र पे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और पुरानी स्कीम है दैट वाज समर्थ, ये बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करती थी इन द एंटायर वैल्यू चेन। पुरानी स्कीम हो चुकी है, अनलाइकली टू बी आस्क्ड, बट हाँ, जस्ट लिसन एंड सी। समर्थ कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए, किसमें? स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड। ओके, यस, टेक्निकल टेक्सटाइल में बिजेंदर बेसिकली यही चीजें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। रॉड टेप स्कीम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एफडीआई इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर्स में अलाउड है ही, सो नॉट अ बिग थिंग। ओके, टेलीकॉम सेक्टर में अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, बट आई अंडरस्टैंड दैट हमें कोई टेलीकॉम स्पेशलिस्ट नहीं बनना। या आपने टेलीकॉम इंजीनियरिंग कर रही हो तब आपने ये सब पढ़ना है कि फर्स्ट लैंडलाइन कहाँ लगी और ये सब, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का। भाई अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लेटेस्ट अपडेट क्या हुआ है इसमें। लेटेस्ट अपडेट बस एक अभी अभी जो हुआ, जिसकी वजह से पूरा मुद्दा दोबारा से न्यूज में आया। एक तो पीएम वाणी स्कीम थी, वो हम पहले ही कर चुके हैं। उसमें क्या करना था, ये पब्लिक डेटा ऑफिस बनाए जाएंगे जहां से पब्लिक वाईफाई सर्विसेज इंजॉय की जा सकती है। दूसरा, जो भारत ब्रॉडबैंड था या भारत नेट इनिशिएटिव था, उसमें अब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाएगा। बिकॉज भारत नेट में क्या लक्ष्य था हमारा? 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत से उन तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाना, लेकिन सरकार इसको नहीं कर पाई, तो अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात चल रही है। ओके, सो ये कुछ इसमें कुछ थे। अब इस बार ये एकदम से मुद्दा क्यों आया है? बिकॉज रिसेंटली गवर्नमेंट ने इस सेक्टर के लिए कुछ मेजर रिफॉर्म्स पास किए। इसीलिए आप में से जो बच्चे स्टॉक मार्केट को देखे होंगे उन्होंने देखा होगा वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, जिनके शेयर एकदम, वोडाफोन आइडिया स्पेशली जिसका शेयर एकदम डाउन हो चुका था, इट हैज रिबाउंडेड लाइक एनीथिंग। 50% के करीब करीब इसने अपने वैल्यूएशन को इंक्रीज कर लिया। सो दीज वर सम ऑफ द रिफॉर्म्स। अब इतने निटी में नहीं पूछेगा रिफॉर्म। बेसिकली इसमें क्या हुआ है, तो आपको जस्ट एक आइडिया होना चाहिए। इसमें बेसिकली उन्होंने बोला कि जो तुम्हें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू थे उसका कुछ परसेंट सरकार को
एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का कुछ परसेंट भारत सरकार को पे करना पड़ता था टेलीकॉम कंपनीज को एज चार्जेस, स्पेक्ट्रम चार्जेस एंड ऑल दो चार्जेस, काफी टाइप के चार्जेस थे। तो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का कुछ परसेंट पे करना पड़ता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में आप नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को भी इंक्लूड करोगे, तो ये अमाउंट बढ़ गया। अब इन कंपनियों पे इतना पैसा था नहीं पे करने के लिए, सो बहुत ज्यादा वो दिक्कत में आ गई, लोन उन्होंने काफी ज्यादा लिया, लोन रीपे करने में दिक्कत होने लगी। सो सरकार ने अब बोला कि अच्छा जो भी आपको पैसे पे करने हैं वो आप 4 साल तक मत करो, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, क्या 4 ईयर का मोरेटोरियम हम आपको ग्रांट कर रहे हैं। 4 साल तक आप ये पैसा ना भी दो तो काम चल जाएगा, उसके बाद आप दे देना। ऑल्सो अगर आप पैसा नहीं दे पा रहे हो तो आपका जितना उधार है उतने के इक्विवेलेंट आप हमें शेयर दे दो 4 साल बाद। तो ये एक मेजर चीज बोली। इसके अलावा और भी काफी सारे निटी ग्रिटी छोटे मोटे, और फ्यूचर में उन्होंने बोला कि हम ये जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, वी वुडंट बी इंक्लूडिंग दैट। तो इसकी वजह से ये टेलीकॉम कंपनियां खुश हो गई और ऑल ऑफ दैट हैपेंड, ठीक है। सो बस ये याद रखना है कि टेलीकॉम में कुछ रिफॉर्म हुए थे। और क्या रिफॉर्म हुए थे, मोटा मोटा आइडिया ले लिया, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होता है वो समझ लिया, और उस इसको लेके क्या क्या मुद्दा था वो देख लिया, ठीक है। तो इससे डेप्थ में इज नॉट इंपॉर्टेंट अभी हमारे एग्जाम के लिए, एमसीक्यू वर्दी कंटेंट इसमें बस इतना ही है। ओके, नेक्स्ट है सिविल एविएशन सेक्टर में। तो सिविल एविएशन में आपको पता है अभी प्राइम मिनिस्टर जी ने काफी सारे इनिशिएटिव लिए थे चीजों पे। तो बेसिकली कुछ नए एयरपोर्ट बने, उनका इनॉग्रेशन हुआ है। अनलाइकली टू बी आस्क्ड अनलेस एंड अनटिल आप उस स्टेट से आते हैं, जैसे जेवर, तो कहाँ पे एयरपोर्ट है, कुशीनगर का एयरपोर्ट कहाँ पे, अगरतला का एयरपोर्ट बन रहा है। उड़ान स्कीम आपको पता होनी चाहिए, उड़े देश का आम नागरिक, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के लिए रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम थी, पुरानी स्कीम है उड़ान स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। इसमें बेसिकली क्या था, अरुण जेटली साहब ने याद करो कहा था कि देश का पहनने वाला इंसान भी हवाई चप्पल पहनने वाला इंसान भी हवाई यात्रा कर सकता है। सो बेसिकली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का एक फंड बनाया गया था जिसकी मदद से इंडिया के जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के टाउन्स थे उनको इंटरलिंक करके वहां सब्सिडाइज रेट पे एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही थी। ओके, सो दैट वाज देयर। अच्छा ये बताओ, ट्रैवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन निकालता है? दिस इज एन इंडेक्स जो जो बाहर आया, और इंडिया की रैंकिंग उसमें 34th आई थी, नॉट इंपॉर्टेंट, बट इंडेक्स कौन निकालता है ये पता होना चाहिए। क्विकली टेल मी, देखता हूँ कितने साथी सही जवाब दे पाते हैं। ऐसे कुछ ही इंडेक्स में बोलता हूँ पढ़ने को, कम से कम उनको तो याद करके सारे करके आया करो। आईआरसीटीसी कैसे निकालेगा बेटा, इंटरनेशनल इंडेक्स है वो। आईआरसीटीसी कैसे निकाल लेगा, इट इज एन इंटरनेशनल इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग आ रही है, तो आईआरसीटीसी दूसरे देशों को कैसे रैंक करेगा। ओके, सो लेट्स सी कितने बच्चे दे पाते हैं इसका सही जवाब। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमी में एक न्यूज चल रही है, दैट इज टोकनाइजेशन। नाउ व्हाट इज टोकनाइजेशन, मोटा मोटा समझो। अभी तक क्या करते थे आप, अपना कोई सपोज क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लेके गए, आप वो दुकानदार के यहाँ जो पीओएस मशीन होती है उस पर ले गए, उस पर स्वाइप किया। फिर क्या होता था, कई बार दुकानदार के यहाँ कार्ड क्लोनर भी होते थे, दो आपका डेटा चोरी कर लेते थे, आपने जो पिन डाला वो कैमरे से उन्होंने सेव कर लिया। फिर क्या हुआ, आपके कार्ड का MICR जो होता है, मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन का कुछ कोड, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऐसा जो भी कोड उसमें होता है, उस कोड को मशीन में सेव कर लिया, क्लोन कर लिया, और सीसीटीवी से आपका पिन देख लिया, फिर एक झूठा कार्ड बनाया और उस कार्ड से आपके पैसा चोरी कर लिया। तो ऐसे काफी सारे स्कैम्स होते थे। तो इस चीज को खत्म करने के लिए भारत सरकार, स्पेशली आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन किया कि पहली बात तो 2022 से कोई भी ऐसी कंपनी ये डेटा स्टोर नहीं कर पाएगी, सिर्फ डेटा दो ही जगह स्टोर रहेगा, एक तो जिसने कार्ड इशू किया था, और जो कार्ड नेटवर्क है, कार्ड इशूअर जैसे सपोज आपका हो सकता है एसबीआई, कार्ड नेटवर्क हो सकता है सपोज आपका मास्टर कार्ड या वीजा। ओके, सो कार्ड इशूअर और कार्ड नेटवर्क के अलावा कोई दुकानदार अपने यहाँ पे आपका डेटा स्टोर नहीं कर सकता 2022 से। ऑल्सो अब क्या होगा कि अगर आपका जो कार्ड का नंबर था उसको मास्क कर दिया जाएगा, इट वुड बी मास्क। जैसे अगर आपका कार्ड नंबर था 1234,
तो आप जैसे कोडिंग डिकोडिंग के सवाल करते हो ना, वैसे ही इसको कोड कर दिया जाएगा। दिस नंबर वुड बी कोडेड, और इसका कुछ सपोज कोड हो जाएगा ABCD, ठीक है। तो अब जो दुकानदार होगा उसकी दुकान में ये कोड आएगा, नॉट दिस ओरिजिनल नंबर, ताकि चाह के भी कोई आपके खाते से पैसे चोरी ना कर पाए। सो दिस इज द एंटायर थिंग दैट इज गोइंग अबाउट ऑन कार्ड टोकनाइजेशन। सो कल को अगर आपसे पूछे कि इंडिया में डिजिटल फ्रॉड्स इतने ज्यादा हो रहे हैं, उसको कैसे रोका जा सकता है, सो उसमें आप बोल सकते हैं सर वन ऑफ द स्टेप्स दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन इज कार्ड टोकनाइजेशन। तो एक बार एक अच्छा इंप्रेशन जाता है दैट यू हैव स्टडीड करंट अफेयर्स, ठीक है, rather than saying generic things, ठीक है। यस, मैग्नेटिक आइडेंटिफिकेशन कोड रिकॉग्निशन विजेंदर, बिल्कुल MICR का कोड होता था, अब तो उसमें और भी चेंज आ चुके हैं। अब तो नया वाला वो जो चिप आई है, क्या बोलते थे उनको, यहाँ पे जो छोटी सी चिप लगी रहती है, नए जो आपके होंगे। MICR तो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उससे आगे हम बढ़ चुके हैं। सो बेसिकली इस तरीके के कार्ड लीक्स ना हो, इसके लिए कार्ड टोकनाइजेशन RBI मैंडेटरी कर रहा है। नेक्स्ट है अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम, तो ये भी RBI अलाउ कर रहा है अकाउंट एग्रीगेटर। अब इसका वन लाइनर पता होना चाहिए बस, व्हाट इज अकाउंट एग्रीगेटर। ये बेसिकली क्या करेगा, आपका देखो बैंक में खाता होगा, सपोज आपका SBI में खाता है और PNB में खाता है। इसके अलावा आपकी कहीं म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया होगा, सपोज आपने लेट सपोज किसी ICICI के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया हुआ है। उसके अलावा सपोज आपने कहीं LIC का लाइफ इंश्योरेंस भी ले रखा है। उसके अलावा सपोज आपने जीरोधा से कुछ स्टॉक्स डायरेक्टली भी खरीदे हुए हैं। तो क्या है, ये आपका एम्पायर बहुत फैला हुआ है। तो कल को अगर आप लोन लेने, इसके अलावा आप कैश में भी डील करते हो, तो ये सब क्या है कि आपका एम्पायर इतना ज्यादा फैला हुआ है, विस्तृत है, इतना ज्यादा स्प्रेड ओवर है कि कल को सपोज आप लोन लेने गए, तो वो बोलेगा भाई अपनी वो दिखाओ जरा कितनी इनकम होती है। ऐसा तो है नहीं आप डेली सैलरी वाले वर्कर हो कि आपकी हर महीने सैलरी आती है तो सैलरी के खाते से दिखा दे, नहीं। कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड से कमाते हो, कुछ फंड पैसा आप स्टॉक से कमा रहे हो, कुछ आपका इंश्योरेंस का जो धंधा है उसको बेच के पैसा आता है। सो एक जगह पे कंसोलिडेटेड, जो भी आपको लोन देने वाली एजेंसी है उस पे एक जगह पे कंसोलिडेटेड डेटा मिल जाए कि भाई इस बंदे का इतने सब अकाउंट है और यहाँ पे ये होता रहता है। एक कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाए, एग्रीगेट यानी इकट्ठा करके उसको आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ताकि लोन देने वाली एजेंसी इजीली आप पे कुछ एक्शन ले सके कि लोन देना है या नहीं देना है। उसके लिए अकाउंट एग्रीगेटर्स को RBI ने अलाउ किया इंडिया में ऑपरेट करना, ठीक है। सो दे वुड बी अ स्पेशल क्लास ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs की ही एक कैटेगरी है जो RBI अलाउ कर रही है टू ऑपरेट। ओके, सो अकाउंट एग्रीगेटर समझ गए। ये क्या करेगी, सारा फाइनेंशियल डेटा कंसोलिडेट करेगी और रीडर, ताकि जो कंपनी या लोन गिविंग एजेंसी है उसके लिए इजी हो सके अंडरस्टैंड और एनालाइज करना आपकी फाइनेंशियल होल्डिंग्स। और ये फर्स्ट टाइम है कि कोई भी कंट्री दुनिया में इस तरीके का एक डेटा शेयरिंग नेटवर्क डेवलप कर रही है टू असेस द क्रेडिट वर्दीनेस। सो दिस इज समथिंग दैट इज यूनिक जो इंडिया में हो रहा है। सो बस हमें याद रखना है अकाउंट एग्रीगेटर RBI ने इंडिया में अलाउ किए हैं, और अकाउंट एग्रीगेटर क्या है वो हम समझ गए, ठीक है। एक स्पेशल क्लास ऑफ NBFCs है जो डेटा को एग्रीगेट करेंगी सो दैट इट बिकम्स इजी टू प्रोसेस, ठीक है। बोल्स्टर मीन किसी चीज को मजबूत करना, सुदृढ़ करना। ओके प्रदीप, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया, अकाउंट एग्रीगेटर क्या है वो समझ गए। अब ये IBC कोड में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसमें डे टू डे अपडेट होता रहो। डे टू डे अपडेट नॉट इंपॉर्टेंट, जब कुछ मेजर होगा तब देखेंगे, अभी वी कैन स्किप। हाँ, एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज, नया पुराना था वैसे तो, इनिशिएटिव 2019 में भारत सरकार ने बजट में अनाउंस किया था। अब इसको सेबी बोल रहा है कि धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है एक बार समझ लेते हैं। देखो, स्टॉक एक्सचेंज, एक्सचेंज आपको पता है इंडिया में कौन रेगुलेट करता है एक्सचेंजेस को। Exchanges in India are regulated by Security and Exchanges Board of India, SEBI, headquartered at Mumbai. So exchanges में क्या क्या, कोई भी चीज की अदला बदली होती है, खरीद फरोख्त होती है, तो स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सचेंजेस है, वर्ल्ड ओवर जो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सचेंजेस है, दे आर स्टॉक एक्सचेंजेस, जहां शेयर्स, डिवेंचर्स,
इनकी खरीद फरोख्त होती है। सो दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। जैसे एग्जांपल क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो सेंसेक्स निफ्टी आप सुनते रहते हो, दैट ऑल इज एसोसिएटेड विद दीज। इसके अलावा और भी एक्सचेंजेस होती हैं। वन इज द कमोडिटी एक्सचेंज। इसमें किस चीज की खरीद फरोख्त होती है? कमोडिटीज की। जैसे सपोज ऑयल के फ्यूचर की खरीद फरोख्त होगी, या सपोज कोई पल्स है, राजमा है, चने हैं, इनकी खरीद फरोख्त। ओके गाइज, आई गेस बफरिंग आज फिर शुरू हो गई है। लगता है आप लोगों ने आज क्लास शेयर नहीं की, इसलिए बफरिंग होने लग गई है आज। तो रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज शेयर करिए क्लास को जब तक बफरिंग हो रही है। ओके, नजर नहीं लगी बेटा, बच्चे नहीं है, मन नहीं है क्लास का। वो कह रहा है इतने कम बच्चों में क्या मजा आएगा, तो इसलिए शायद क्लास का मन नहीं है आज, इसलिए वो बफर कर रही है। ठीक है, एनीवेज वी वर टॉकिंग ऑफ एक्सचेंजेस। हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज एक टाइप है, कमोडिटी एक्सचेंज एक दूसरा टाइप है, एंड एक अब नया टाइप जो स्टॉक एक्सचेंजेस का निकल के आ रहा है, दैट इज सोशल एक्सचेंजेस, दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसमें क्या इशू है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में क्या सरकार का आइडिया है, जितने भी आपके एनजीओ होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको भी तो जरूरत होती है पैसे की। तो ये लोग भी मार्केट से पैसा उठा सकें, दे कैन ऑल्सो रेज मनी फ्रॉम द मार्केट बाय इशूइंग शेयर्स और डिवेंचर्स। इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी इजी हो सके पैसा एक्सेस करना, लिक्विडिटी एक्सेस करना, तो इनके लिए एक स्पेशल क्लास ऑफ एक्सचेंजेस खोलने का आइडिया है, दैट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको भी वुड बी रेगुलेटेड बाय सेबी। ठीक है, सो ये क्या है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक रेगुलेटेड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस एज वेल एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस विद अ सोशल पर्पस, उनको फंड्स एक्वायर करने में मदद करेगा। फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज कौन सी होती है? दीज आर व्हाट आर पॉपुलरली कॉल्ड एज सोशल एंटरप्रेन्योर्स। इसके एग्जांपल कई सारी वेबसाइट्स हो जाएंगी जो सोशल इंपैक्ट पे फोकस करती हैं। ओके, सो दीज आर फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। जैसे एक रंग दे करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो क्राउड सोर्सिंग ऑफ लैंडिंग पे फोकस करती थी, सो दैट इज वन ऑफ द फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनको पैसा इजीली एक्सेस हो पाए। क्या ये इंडिया का ही आइडिया? नहीं, ऑलरेडी दुनिया के काफी सारे देशों में एग्जिस्ट करती हैं, यूके में एग्जिस्ट करती हैं, कनाडा, इन सब देशों में एग्जिस्ट कर रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज में कर रही हैं। इसके अलावा तो ये एक तो स्टॉक एक्सचेंज खुल रही है सोशल एंटरप्राइजेस के लिए, एक और आइडिया है एक्सचेंज खोलने का, दैट वुड बी गोल्ड। तो गोल्ड बेस्ड सिक्योरिटीज, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट की ट्रेडिंग के लिए भी सेबी कुछ कुछ बात कर रहा है, अभी जब होगा तब देखेंगे। सो सोशल स्टॉक एक्सचेंज खोली जाएगी, सेपरेट सेगमेंट होगा, एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही आएगा, तो सेबी रेगुलेट करेगी। अब इसके कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं, ये इक्विटी से भी पैसा उठा सकती है, बॉन्ड इशू कर सकती है, म्यूचुअल फंड बना सकते हैं, और इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए 100 करोड़ का एक फंड भी स्टार्ट किया गया। जो भी कंपनी इसमें लिस्ट होगी उसको सोशल ऑडिट करना मैंडेटरी होगा। सोशल ऑडिट हम पिछली क्लास में समझ चुके हैं, जिसमें ऑल स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व। तो दैट वाज सोशल ऑडिट। इसमें अगर कोई कंपनी लिस्ट होना चाहती है तो उसके लिए सोशल ऑडिट मैंडेटेड है। ठीक है, सो ये 100 करोड़ की बात, होता क्या है फंडा वो समझ लिया हमने, ऑल दीज थिंग्स, ये जो बेसिक्स थे, दीज बेसिक्स वी हैव कवर्ड। ओके गाइस, बिल्कुल स्क्रीन शेयर कर दिया, डोंट वरी, स्क्रीन पे आई हैव रिटन डाउन। ओके,
बिल्कुल नीलम, डोंट वरी, आई हैव सीन। ठीक है, सो दिस मच इज क्लियर। आगे बढ़े। सोशल स्टॉक एक्सचेंज समझ लिया, सेबी रेगुलेट करेगी। इसका मैंने पिछली प्रचंड में पढ़ाया था, पता है, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, कि इस पे रिकमेंडेशन देने के लिए जो कमेटी नबार्ड के अंदर बनी थी, उसका हेड कौन था, किसी को नाम याद है? ऑल तो पुराना करंट अफेयर्स है, बट देखता हूँ जो बच्चे एकदम अच्छे से करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं ना, उन्हें ये चीज याद होगी। देखता हूँ कितने बच्चों को याद है। बिल्कुल, जस्टिस फॉर स्क्रीन शेयर। देखता हूँ एनीबडी कैन रिमेम्बर। इससे पता लग जाएगा कितने बच्चों ने सही में दिल से प्रचंड पढ़ी थी पहले। एक चीज मैंने पढ़ाई थी, हर्ष बानवाला कमेटी। ठीक है, देखना वो किससे रिलेटेड थी। ओके, सो अकाउंट एग्रीगेटर तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या करेंगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रियल टाइम, चाहे वो आरबीआई की इंफॉर्मेशन हो, चाहे सेबी की हो, इंश्योरेंस की हो, सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके रियल टाइम में शेयरिंग को प्रमोट करेंगे। सो दैट इज देयर। अब ये आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स अप्रोच को फॉलो कर रही है, अनलाइकली टू फॉर्म अ क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट समझना चाहिए बस। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का मतलब क्या होता है? एक तरीके का लिमिटेड स्पेस है। जैसे जब एंटीवायरस आपके जो कंप्यूटर के होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अगर किसी वायरस को पकड़ते हैं तो उसको वो क्वारंटीन में डाल देते हैं, ताकि वो वहां से बाहर ना निकल पाए, और उसके अंदर ही उस पर एक्सपेरिमेंट होता है। तो यही चीज होती है सैंडबॉक्स। सैंडबॉक्स के कि इसके अंदर आप कुछ भी खुराफात करते रहो, उसका बाहर लार्जर फाइनेंशियल सिस्टम पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो बेसिकली इट इज अ स्पेस जहां पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं चीजों का, नए नए फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स या किसी भी तरीके के इनिशिएटिव्स को विदाउट रेगुलेशन। ये पिछली बार भी शायद संडे के दिन ही हुई थी बफरिंग ना। वेयर वाज द लास्ट टाइम जब हमने देखा था इतनी बफरिंग हुई थी? वॉज इट द संडे वाली क्लास? ये संडे को शायद इस टाइम में कुछ है, टेलीग्राम की ऐप अपडेट होती है। हाँ, बिकॉज पिछले टाइम भी संडे को आई गेस ये हुआ था इसमें बफरिंग। तो देर इज समथिंग आई गेस इसमें संडे को इस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐप में होता है। वीकेंड पे, यस, वीकेंड में देर इज समथिंग, इसमें कुछ होता है। सैटरडे संडे, हाँ सैटरडे संडे को इन्हीं दिनों को इसमें होता है। ओके, चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, कल ना हो। बट आज का आगे बढ़ते हैं। सो आरबीआई की हम बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग ऑफ दिस रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। हमने समझ लिया था कि एक क्वारंटीन सेंटर है, यहाँ पे आप कुछ भी अंदर एक्सपेरिमेंट करो। उसी तरीके का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है जहाँ पे आप नए नए फाइनेंशियल इनोवेशंस को ट्राई कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द लार्जर सिस्टम। तो ये अभी तक तीन ऐसे बन चुके हैं। पहला, दूसरा, ये जो तीसरा बना है, ये एमएसएमई सेक्टर की लैंडिंग को लेके है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। एसडीआर हम पहले कर चुके हैं। ये भी नॉट इम्पोर्टेंट, ऐसी छोटी सी स्कीम है, तो आई डोंट थिंक दे वुड आस्क। ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यानी जो शहरों में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो कुछ अचार बना ले, पापड़ बना ले, फिर बेचें, उसके लिए एक स्कीम है। नॉट इम्पोर्टेंट, आई डोंट थिंक दे वुड बी आस्क, क्योंकि एक तो नाम फैंसी नहीं है, दूसरा इतनी हाई फाई नहीं है। रेलवे कौशल नॉट इम्पोर्टेंट, ना नाम हाई फाई, ना काम हाई फाई। डिजी सक्षम पे सवाल आ सकता है। डिजी सक्षम, नाम भी यूनिक और काम भी यूनिक। किसका है डिजी सक्षम? एक तो यहीं पे गलती हो जाएगी, पहले बच्चे सोचेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। डिजी सक्षम किसका इनिशिएटिव है? लेबर मिनिस्ट्री का। बेसिक आइडिया क्या है कि जो आपके सेमी अर्बन एरियाज या पेरी अर्बन एरिया है, जैसे अगर आपका फरीदाबाद ले लो, इधर पलवल ले लो, इधर ग्रेटर नोएडा के आगे का एरिया ले लो, तो दीज आर और सेमी अर्बन एरियाज। ग्रेटर नोएडा के आगे पलवल, तो इन एरियाज पे स्पेशली इसका फोकस रहेगा। वहां पे क्या, वहां पे जो यूथ हैं, जो दिन भर यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में गालियां कर देते रहते हैं, ट्विटर पे फालतू के ट्रेंड चलाते रहते हैं, उन सब लोगों को हर हाथ को काम मिल सके। अब ये खाली बैठ के इन सब चीजों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, इनको कोई स्किल, डिजिटल स्किल इंपार्ट की जाए, ताकि इनकी नौकरी लग सके और ये फालतू ट्विटर, यूट्यूब, इन जगहों पे अपना टाइम वेस्ट ना मिले करें, तो हर हाथ को काम मिल सके। डिजिटल स्किल तो खाली बैठे बैठे ट्विटर पर गाली देने से अच्छा ये कोई सपोज डेटा एंट्री की नौकरी कर लें, ऐसा कुछ। एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज करने के लिए उनको डिजिटल स्किल प्रोवाइड करना फ्री में। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और माइक्रोसॉफ्ट मिलके ये काम कर रहे हैं।
और बेसिक स्किल के बाद अगर कोई तेज लड़का है तो उसे एडवांस कंप्यूटिंग भी कुछ कुछ सिखा दी जाए। ये नेशनल करियर सर्विस एक पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर आता है। इस पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है। सो नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पे ही ये डिजी सक्षम इनिशिएटिव पे जा यूज करने के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। नेशनल करियर सर्विस होता है बेसिकली, अगर आप जॉब सीख करना चाह रहे हैं तो naukri.com की जगह आप यहाँ पे जाकर रजिस्टर कर लीजिए। तो यहाँ पे भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल ऑफ दोज, आपका क्या क्या स्किल सेट है वो सब इसमें आता रहता है। ठीक है, ओके ठीक है। सोन चिरैया भी बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंदर ही था ना, याद करो उसमें हमने देखा था लिज्जत पापड़ पुर की जगह पे आएगा सोन चिड़िया चू चू चू। ठीक है, ओके ठीक है। सो दिस इज क्लियर। डिजी सक्षम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर डिजिटल स्किल्स इंपार्ट करनी है यूथ को ताकि वो नौकरी पेशा धंधा कर सके। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम किससे एसोसिएटेड है? ये एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री का अंदर आता है। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस होती है बेसिकली, ये जो दूध ट्रांसपोर्ट होता है ना, मिल्क या ऐसा कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, तो इसमें ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग में सरकार की तरफ से एक सब्सिडी और मॉनेटरी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए, उसके लिए ये स्कीम होती है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। तो अब स्पेसिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और डेयरी भी इसके परव्यू के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ताकि इंडिया में जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो सकता है जो हायर है रेदर देन अदर कंट्रीज, उसको मिटिगेट किया जा सके। तो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग स्कीम, अब नाम पूछा जा सकता है कि किससे एसोसिएटेड है, तो कई बार बच्चे तुक्केबाजी में गलत मार देंगे, तो समझना है कि ये किससे एसोसिएटेड है, एग्रीकल्चर से। दिस स्कीम इज एसोसिएटेड विद व्हाट? ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग इज एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। ठीक है, इसमें पर्पस क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है सामान मूव हो रहा है, इसमें कैसे उसकी कॉस्ट कटिंग की जा सके उससे रिलेटेड है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। और इसको रिफंड किसके, ऑल्दो इसका जो आइडिया था वो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री का है, बट इसका ऑपरेटिव कंट्रोल यानी ऑपरेशन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका ऑपरेटिव कंट्रोल कर रही है। सो ऑपरेटिव कंट्रोल किस पे? मिनिस्ट्री एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये भी सवाल आ सकता है। एक देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज कॉल्ड एज अपीदा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसा कुछ कुछ फुल फॉर्म होता है। तो वो इसमें डीजीएफटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसमें पैसा वापस करने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। ठीक है, ओके। सो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस। आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया। बस थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए, दैट मच इज एनफ। मिनिस्ट्री बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये भी बहुत छोटी खबर है। आई डोंट थिंक दे वुड आस्क कि इंडिया का फर्स्ट यूरो डोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड किस कंपनी ने इश्यू किया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने किया है। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? एसेंशियली पैसा जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए रेज किया जाता है, उन बॉन्ड्स को ग्रीन बॉन्ड्स कहते हैं। ओके, इंडिया में यस बैंक 2015 में पहला ग्रीन बॉन्ड लेके आया था। ये सब पुराना हो चुका है। आई डोंट थिंक सीडीएस या एनडीए में ऐसा सवाल आएगा। बट हाँ, अगर आप और एग्जाम दे रहे हैं एसएससी बैंक, उनमें ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो यूरो डोमिनेटेड पहला ग्रीन बॉन्ड इंडिया का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी इशू कर रही है। अब फार्मर का डेटाबेस सरकार इंक्रीज कर रही है, सो नॉट डायरेक्टली इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पावर कमेटी बनाई गई है, बिकॉज आजकल जो भी ये पावर स्कीम्स चल रही है उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, चाहे वो कोल की शॉर्टेज आपने देखा हो, वो एक इश्यू चल रहा है, कोल की शॉर्टेज। उसके अलावा जो बिजली पावर कट्स होते हैं कई जगहों पे, उसके अलावा गवर्नमेंट की काफी सारी पीएम उदय करके उदय बॉन्ड्स एक इशू किए थे, वो एक स्कीम थी। सो ऑल दिस काफी सारे इनिशिएटिव थे पावर सेक्टर को लेके। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पावर कमेटीज फॉर्म की जाएंगी, जिसमें वहां के मेंबर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो उसका चेयरपर्सन होगा। ओके, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेंबर, सेक्रेटरी एंड अदर मेंबर्स होंगे। तो ये बेसिकली ये चेक करेगी कि डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्ट्रिसिटी कमिटीज है
उनको वर्किंग को ओवर से चेक करेगी। एंश्योर बेसिक आइडिया क्या रहेगा कि 24/7 पावर आती रहे, रेगुलर पावर कट ना हो। ये जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, सौभाग्य योजना जिसमें हर घर बिजली प्रोवाइड करनी थी, उसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, ऑल दी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन देखेगा। ठीक है, ओके। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की इस बार रैंकिंग कितनी आई है? 46 आई है। रैंक याद करनी है, यस याद करनी है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 46 रैंकिंग कौन निकालता है? ये दो ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन वीपो और कॉर्नेल एंड इंसीड यूनिवर्सिटी, इनका एक ज्वाइंट होता है। इंडिया की रैंकिंग 46 है, क्योंकि इंडिया में इसकी काफी सालों से अच्छी रैंकिंग आ रही है, तो इस पर क्वेश्चन आने का चांस है। 46 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल एंड इंसीड मिलकर निकालते हैं। इस साल की जो थीम थी दैट वाज टैकलिंग ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू कोविड-19। कोविड-19 क्राइसिस के थ्रू इनोवेशन को ट्रैक करना। स्विट्जरलैंड बहुत सालों से इसमें टॉप ही करता रहता है, सो स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग कंट्रीज इसमें। इंडिया की रैंकिंग 46। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर कौन होते हैं? बेसिकली एक तो देखो, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करो तो एक तो वहां पे होते हैं फिदाइन हमले जो लोग करते हैं, जो एक्चुअली अंडर कवर रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। जब अटैक करते हैं तब बाहर आते हैं, फिर दोबारा से अपनी मांद में छुप जाते हैं। बट एक और कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं विच आर मच मोर डेंजरस, दीज आर ओवरग्राउंड वर्कर। ये क्या होते हैं? ये आम इंसानों के बीच में ही रहते हैं, दे आर जस्ट लाइक स्लीपर सेल्स। ये सरफेस पे रहते हैं, ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं टेररिस्ट के। अगर टेररिस्ट कोई मर जाता है तो ह्यूमन राइट्स के कवर के अंदर उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं कि ह्यूमन राइट का वायलेट कर रही है इंडियन आर्मी। दूसरा, अगर उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं इस तरीके के टेररिस्ट को। उसके अलावा इनको रहने, खाना पीना, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए कोर्ट केसेस लड़ते हैं। सो दीज पीपल आर कॉल्ड एज ओवरग्राउंड वर्कर्स। स्लीपर सेल भी इसके अंदर ही आ जाते हैं। सो ओवरग्राउंड वर्कर्स ये होते हैं। अब जे में सरकार ने जो एक मिशन चलाया था उसमें इनसे भी डील किया जा रहा था, ऑपरेशन ऑल आउट बहुत लंबे टाइम से चल रहा है। सो उसमें ये भी था कि ना सिर्फ मिलिटेंट और उनके नेटवर्क को एलिमिनेट किया जाएगा, बल्कि इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है इनको भी एलिमिनेट किया जाएगा। सो ऑपरेशन ऑल आउट वाज देयर। एक और मिशन जो इसी बार लॉन्च हुआ है दैट इज मिशन पहल। मिशन पहल में क्या है? बेसिकली जितने भी हमारे अफसर्स हैं वो क्या करेंगे? फेस टू फेस इंटरेक्ट करेंगे कश्मीरी यूथ के साथ, ताकि उनकी कोई जेन्युइन समस्या है, अगर कश्मीरी यूथ कहता है कि सर हम पे जॉब्स नहीं है, तो फौज उनको सुन के, अगर वो कहें सर हम पे स्टेडियम स्पोर्ट्स के एरिया नहीं है, तो उनकी उस मामले में हेल्प कर सके। वो कहें सर हमारे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते, तो कोचिंग में उनको फैसिलिटेट किया जा सके। सो फेस टू फेस इंटरेक्शन जो ऑफिसर्स हैं फौज के, वो कश्मीरी यूथ के साथ करते हैं, ताकि उनको एक मौका मिल सके वो अपनी ग्रीवेंस का, वो कहें सर कि आपके सोल्जर ने मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं किया। तो जो भी उनके दिल में तकलीफ है वो इजहार कर सके, और जो मिसट्रस्ट है इंडियन स्टेट और फौजियों के प्रति वहां के यूथ का, वो खत्म हो सके, उसके लिए मिशन पहल स्टार्ट किया गया। सो मिशन पहल एक नया इनिशिएटिव है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो पता होना चाहिए। ठीक है, वतन को जानो पुराना था, आई डोंट थिंक दे वुड आस्क इट अगेन। ऑपरेशन सद्भावना भी पुराना है, तो दीज वुडंट बी आस्क्ड। जो नया था वो हमने देख लिया, मिशन पहल इंडियन आर्मी का, और आइडिया देख लिया उसमें क्या है। ओके, दिस इज क्लियर। जैसे ये सितंबर का है, मिलिट्री लॉजिस्टिक अग्रीमेंट। तो इंडिया ने अभी तक एक लिमोआ किया था, कौन सी कंट्री के साथ? लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट यूएसए के साथ। अब एक इंडिया रशिया के साथ भी करने वाला है, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट, जो रशिया के साथ इंडिया करेगा अभी। इसमें क्या होता है? बेसिकली अगर यूएस की कोई शिप आके इंडिया में अपनी शिप को रेस्ट कर सकती है, और इंडिया की कोई शिप जाके यूएसए के किसी इंपॉर्टेंट पोर्ट पे जाके वहां पे अपनी शिप को लैंड करके रेस्ट कर सकती है। तो दैट इज मिलिट्री लॉजिस्टिक। जो फैसिलिटीज होती हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज की जा सके, एक दूसरे की फैसिलिटीज का एडवांटेज ले सके, दैट इज लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। तो यूएसए के साथ जो था लिमुआ, और एक रेलोस जो इंडिया करने वाला है दैट इज विद रशिया। अब क्या नुकसान है, क्या एडवांटेजेस है, नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। थिएटर कमांड अभी मामला चल ही रहा है, जब पक्का होके आ जाएगा तब इसको देखेंगे। नेक्स्ट है एंटी टैंक गाइडिंग मिसाइल। नाग एक इंडिया की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एटीजीएम इज नाग। अब नाग का जो हेलीकॉप्टर वाला वर्जन है उसको बोल देते हैं हेलिना। उसका नाग का वो वर्जन जो इंडियन आर्मी यूज करती है,
सॉरी, इंडियन एयरफोर्स यूज जो करती है दैट इज ध्रुवास्त्र। इंडियन एयरफोर्स जो वर्जन यूज करती है दैट इज ध्रुवास्त्र। ठीक है, सो हेलिना देख लिया, नाग देख लिया और ध्रुवास्त्र देख लिया, ये सब है क्या? ऑल दीज आर फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, एटीजीएम्स है। अप टू 7 किलोमीटर जा सकती है, रात दिन सब जगह काम कर सकती है। ठीक है, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो न्यूज में है, जपार्ड इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज, किसकी मिलिट्री एक्सरसाइज है? रशिया के द्वारा करवाई जा रही है। कैसी एक्सरसाइज है? मल्टीलेटरल है, क्या इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है? यस कर रहा है। और प्राइमरी इसमें क्या है? प्राइमरी है कि टेरर को कैसे फाइट किया जा सकता है, एंटी टेरर काउंटर टेरर मेजर्स पे इसका फोकस है। तो जपार्ड मिलिट्री एक्सरसाइज, थिएटर लेवल एक्सरसाइज रशिया के द्वारा, मल्टीलेटरल, इंडिया पार्टिसिपेटिंग, फोकस इज ऑन टेररिस्ट। सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया, नाम से क्लियर है, नॉट इंपॉर्टेंट। बस ये याद रखना है कि सिम्बेक्स इज इंडियन नेवीज लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो इंडिया के किसी भी दूसरे देश के साथ जो एक कंटिन्यूअस विदाउट स्टॉपेज हर साल जो कंटिन्यूअसली चलते आ रही है दैट इज सिम्बेक्स, सिंस 94 जो चलती आ रही है दैट इज सिम्बेक्स सिंगापुर इंडिया। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बायलेटरल मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज कौन सी कंट्री के साथ है? सिंगापुर के साथ। सूर्य किरण भी हर साल होता रहता है, इंडिया नेपाल की मिलिट्री एक्सरसाइज है। ऑच इंडेक्स नाम से क्लियर है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया। समुद्र शक्ति किस किस का है? इंडिया इंडोनेशिया की नेवी का। समुद्र शक्ति भी इंपॉर्टेंट है। समुद्र शक्ति पीसफुल मिशन 2021 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रशिया में हो रहा है, एससीओ की मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, सो जपार्ड, ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज अपने को पता होना चाहिए। एक ना एक क्वेश्चन कंफर्म है, पेपर में एक क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइज का हर साल आता है। ओके, टुमारो वुड बी द लास्ट क्लास। जपार्ड इज इन रशिया। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। सो लेट्स मूव अहेड। एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट को लेके सवाल। तो एंटार्क्टिक का मैप आपको पता होना चाहिए पहले तो, कि वेडल सी कहाँ पे लोकेटेड है। वेडल सी क्या है? रॉस आइस शेल्फ, इसका कुछ स्टैटिक, लार्सन आइस शेल्फ क्या है? ये सब इन पे एक तो स्टैटिक सवाल बन सकता है। दूसरा आपको पता होना चाहिए एंटार्क्टिक ट्रीटी है जो बोलती है कि एंटार्क्टिक एक ग्लोबल कॉमन्स है, यानी किसी भी देश की उस पर ओनरशिप नहीं होगी और वहां कोई आप वेपन नहीं लगा सकते, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंटार्क्टिक ट्रीटी, तो इस पे काफी ज्यादा इशू चल रहा है। इंडिया भी इस इनिशिएटिव को, क्योंकि ये जो अंटार्कटिक का एरिया है इसको अब एक मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया भी घोषित कर दिया, तो इंडिया ने भी इसको प्रमोट किया था वेडल सी वाले एरिया को। दिस एरिया हैज नाउ बीन डिक्लेयर्ड ईस्टर्न अंटार्कटिका वाला जो एरिया है, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया। ओके, सो मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया घोषित हो चुका है। अब एक और चीज है, वैसे इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, मैड्रिड प्रोटोकॉल भी बोलते हैं जो एंटार्क्टिक की ट्रीटी है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज मैड्रिड प्रोटोकॉल। मैड्रिड स्पेन वाला जो है उसको भी बोलते हैं, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि मैड्रिड में और भी प्रोटोकॉल्स हैं तो अनलाइकली टू बी आस्क्ड। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? कुछ क्वेश्चन बनेंगे। एक स्टैटिक का क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया के रिसर्च स्टेशन कौन से हैं, विच आर इंडियाज रिसर्च स्टेशन इन एंटार्क्टिक। तो आपको पता होना चाहिए, दो है, मैत्री एंड भारती। सबसे पहला कौन सा था जो आप आउट ऑफ यूज है? दैट वाज दक्षिण गंगोत्री। कर्नल आई के बजाज वाज द फर्स्ट पर्सन जो इंडिया की तरफ से एंटार्क्टिक में जिन्होंने काफी इनिशिएटिव्स लिए थे। और अभी जो एक्टिव है, वन इज द मैत्री वन एंड सेकंड इज द भारती वन। सो दीज आर द टू रिसर्च स्टेशन दैट इंडिया हैज ऑन एंटार्क्टिक। और ये सब जो एंटार्क्टिक का काम है, ये कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? नॉट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो एंटार्क्टिका से रिलेटेड जितना भी इनिशिएटिव है, डीप ओशन से रिलेटेड जितना भी इनिशिएटिव है, ऑल दीज थिंग्स आर लुक्ड अपॉन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अच्छा, मिलिट्री एक्सरसाइज बेटा अभी देखी तो हमने, तो मैड्रिड प्रोटोकॉल भी देख लेंगे। जो एंटार्क्टिक ट्रीटी है इसका मैड्रिड प्रोटोकॉल भी बना था, इंडिया सिग्नेटरी है, बिल्कुल इंडिया सिग्नेटरी है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज हमने देखी ना, जपार्ड देखी, कौन सी देखी है? जपार्ड देखी, देन वी सॉ सिम्बेक्स, देन वी सॉ पीसफुल मिशन, इसके अलावा और कौन सी देखी है? सूर्य किरण, और इसके अलावा और कौन सी देखी आज?
सो ऐसे क्लास में याद करने चाहिए यार, ये सब बात के लिए मटेरियल को पेंडिंग नहीं रखना चाहिए आशुतोष। जो क्लास में देखा उसे क्लास में ही याद कर लो, तभी तो फायदा है सीरीज का। समुद्र शक्ति, बिल्कुल इंडिया इंडोनेशिया वाली एक और देखी थी, समुद्र शक्ति। इसीलिए मैं कम पढ़ा रहा हूँ, ताकि जितना पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट उतना याद रह जाए। यू डोंट हैव टू देन अगेन गो एनीवेयर, जो पढ़ा उसी को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो। बिल्कुल संजय, ठीक है। सो ये देखी थी मिलिट्री एक्सरसाइज, 20-30 कुल मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी। उनको एक बार एग्जाम से पहले, जाने से पहले एक बार कागज में देखना, जो पढ़ाई है सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट एक्शन प्लान फॉर कोस्टल सिटी वैसे इंपॉर्टेंट है, बट अनलाइकली टू बी आस्क्ड एमसीक्यू में। एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट, इस पे वन लाइनर सवाल बन सकता है। तो सबसे पहले डब्ल्यूएचओ ने अपने एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए थे। तो पुराने वाले जो एयर क्वालिटी जो उसका इंडेक्स था वो 2005 के एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड दिए थे उसने। अब इन स्टैंडर्ड्स को उसने 2021 में जाके अपडेट किया, तो वेरी काफी लंबे टाइम के बात किया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अब 2021 में नए एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स आए, एयर क्वालिटी की गाइडलाइन है। पीएम 2.5 और पीएम 10 का लेवल इसमें पहले बोला था कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 10 होना चाहिए। नाउ दिस हैज बीन रिड्यूस कि एनुअली जो इसका एनुअल लेवल है, इट हैज बीन रिड्यूस टू 5। साल भर में किस साल के किसी भी दिन एनुअल अगर आप एक एवरेज देखें तो साल का जो एवरेज पर डे का जो इसका लेवल निकल के आएगा, इट शुड बी लेस देन 5। और मैक्सिमम जो किसी दिन जा सकता है दैट शुड बी 15। सो दूसरा पीएम 10 का जो लेवल है दैट इज 15 एनुअली और 45। तो बेसिकली आपको ये नंबर याद रखना है, 5, 15, 15, 45। तो 15 और 45 तो इंपॉर्टेंट है। एक दिन में मैक्सिमम 15 जा सकता है किसी दिन, और मैक्सिमम पीएम 10 जा सकता है 45। एनुअली साल का जो एवरेज है वो 5 से कम आना चाहिए पीएम 2.5 का, और एनुअल जो पीएम 10 का आना चाहिए दैट शुड कम लेस देन 15, ठीक है। सो 5, 15, 15, 45 ये है। जो पुराने स्टैंडर्ड थे इंडिया उसको ही मीट नहीं कर पाता था, तो ये नए स्टैंडर्ड तो और भी टाइट हो गए। सो इनको भी इंडिया कहां से ही मीट कर पाएगा। सो ये नया डब्ल्यूएचओ ने बोला कि इससे कम अगर कहीं पे इससे पुअर एयर क्वालिटी है तो इट इज गोइंग टू अफेक्ट हेल्थ। आपको हेल्थ पे काफी ज्यादा असर पड़ सकता है। आपको पता है इंडिया में बोला जाता है कि जो इंडिया का एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से इंडिया एवरी ईयर 3% ऑफ इंडिया जीडीपी लूज करता है। ओके, सो बिकॉज लोगों को काफी डिजीज, अस्थमा, ये सब अर्ली डेथ ये सब हो जाता है, तो एडवर्स हेल्थ इफेक्ट होते हैं एयर पॉल्यूशन के। तो क्या क्या मेजर हो रहा है, किस किस चीज का इंडेक्स बताया पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर गिवन इन द गाइडलाइंस डब्ल्यूएचओ की। पीएम 2.5 का लेवल, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ओजोन, NO2, SO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किस किस चीज का दिया गया है, पीएम 2.5, पीएम 10, ओजोन, NO2, SO2 और CO। एयर क्वालिटी जो इन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स दिए हैं, एयर क्वालिटी गाइडलाइंस दिए हैं डब्ल्यूएचओ की, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, 6 चीजें इंक्लूडेड है। 2.5, 10, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन, ठीक है। इंडिया का अपना भी कोई इंडेक्स है क्या? हाँ, इंडिया का अपना भी एक इंडेक्स है जो सीपीसीबी के द्वारा बनाया गया है, जिसका पुराना नाम होता था जिसका पुराना नाम नॉट इंपॉर्टेंट, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो मेजर करता है, और वो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करता है। नाकवीज बोलते थे उन्हें स्टैंडर्ड्स को, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नाकवीज। तो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है जो इंडिया में एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको ऊपर से कोऑर्डिनेट करता है। इंडिया का जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो अलग है फ्रॉम डब्ल्यूएचओ का स्टैंडर्ड। पहला क्या, हमारे में ज्यादा पैरामीटर्स हैं, वी हैव 12 पैरामीटर्स, तो ये तो एक अच्छी चीज है। वहां कितने थे, सिर्फ 6 पैरामीटर्स थे, हमारे में कितने 12 है। तो ये एक कंपैरेटिव, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर्स टफ सेट करना चाहेगा तो डब्ल्यूएचओ और नाकवीज जो है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, उनमें डिफरेंस पूछ सकता है। तो यहाँ सिर्फ 6 है, यहाँ 12 है। बेसिकली हमारे यहाँ ज्यादा एक्स्ट्रा चीज क्या क्या है, मेटल से इंक्लूड किए हैं, निकल, लेड, आर्सेनिक, ये कुछ मेटल से इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा एमोनिया, बेंजोप्राइन और बेंजीन, ये 3 चीजें और ऐड किया। तो 3 मेटल और 3 ये जो एमोनिया, बेंजोप्रीन और बेंजीन है, इसको ऐड किया। बाकी 3 वही है, ठीक है। सो SO2, NO2, 2.5, 10, ओजोन,
कार्बन मोनोऑक्साइड वहां भी थे, लेड, आर्सेनिक, निकल ऐड किया और बेंजीन, बेंजोप्रीन, एमोनिया ऐड किया। तो पहली बात ये याद रखनी है कि दोनों के जो मेजर कर रहे हैं वो चीजें अलग है। हमारे यहाँ मेटल्स को भी मेजर कर रहे हैं, बेंजीन को भी मेजर कर रहे हैं। दूसरा, डब्ल्यूएचओ के जो वो ज्यादा टाइट है, अपने यहाँ जो ये लेवल्स है ये बहुत ही रिलैक्स्ड है, 60, 100। तो अपने नंबर याद नहीं करने अपने को, बट ये याद रखना है कि अपने और ऑलरेडी रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड है डब्ल्यूएचओ से। डब्ल्यूएचओ के तो बहुत टाइट है, हमने देखा 5, 15, 15, 45। अभी डेटा सिर्फ इसी बार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर अगली बार, बिकॉज इतना अक्टूबर में ही हुआ है, सॉरी सितंबर में ही हुआ है। तो हो सकता है एग्जामिनर पूछ दे क्वेश्चन, अगली बार के लिए ये डेटा वुड बिकम यूजलेस। बट हाँ, ये स्टैटिक चीज याद रखनी है कि नागपुर इसमें 12 है, डब्ल्यूएचओ में 6 ही है। ठीक है, ओके। सो बस ये इसको लेके चल रहा है। और ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी भारत ने लॉन्च किया था, उस पर 2 बार सवाल ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है। रिसेंटली इंडिया ने has become the first Asian country to develop plastic pact। प्लास्टिक पैक क्या है, बेसिकली एक कोलैबोरेशन है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का। नॉट इंपॉर्टेंट ये सब किनका है, बस याद रखना है, सरकारी इंस्टीट्यूट्स का नहीं है। और फर्स्ट कंट्री है जिसने प्लास्टिक पैक्ट साइन किया है। इसमें बेसिकली क्या है कि अननेसेसरी हम प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल पे फोकस करेंगे, ऑल ऑफ दैट। सो जनरल ज्ञान है बस, नथिंग स्पेशल इज है। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने प्लास्टिक पैक्ट साइन किया है। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, नॉट इंपॉर्टेंट अभी के लिए। इंडिया मिथेनॉल को यूसेज को प्रमोट कर रही है। और एक इंडिया का जो इंडिजिनसली बनाया गया कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट है। कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट इंडिया ने अपना पहला कहां पे खोला है, हैदराबाद में खोला है विद द हेल्प ऑफ बीएचईएल। कोल बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट हैदराबाद में, इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली जो बनाया गया वो हैदराबाद में खोला है। कोल गैस की मदद से इसमें मिथेनॉल प्रोड्यूस करनी है, यानी कोल को पहले गैसिफाई करना है, गैसियस स्टेट में उससे नेचुरल गैस निकलवानी है, फिर उस नेचुरल गैस की मदद से मिथेनॉल बनाना है। और ये मिथेनॉल के बेसिस पे आपको गाड़ियां, इलेक्ट्रिसिटी ये सब जनरेट करनी है। तो ये एक नीति आयोग का विजन है कि इंडिया को एक मिथेनॉल इकोनॉमी बनाना है, बिकॉज मिथेनॉल चीप होता है, इजिली अवेलेबल एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हो सके। तो बस हैदराबाद याद रखो। कैसे प्रोड्यूस होता है ये प्रोसीजर नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, जनरल साइंस में आपको पता होना चाहिए। इंडिया नीति आयोग ने रोड मैप बनाया हुआ है और टारगेट है कि कैसे कैसे इसको इंडिया में पुश करना है। ओके, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, ये कुछ स्पीसीज हैं, बट अगेन इतना बस ये पता होना चाहिए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड्स, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अभी जो इसकी लिस्ट होती है, इस लिस्ट को बोलते हैं रेड डेटा बुक। ये एक लिस्ट निकालता है विच इज कॉल्ड एज रेड डेटा बुक, और उसमें वो लिस्ट करता है वेरियस स्पीसीज जो एक्सटेंट होने वाली होती हैं या क्रिटिकली एंडेंजर्ड होती हैं, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो आईयूसीएन एक लिस्ट निकालता है रेड डेटा बुक, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। हाँ, पिछली क्लास में याद करो मैंने आपसे पूछा था कि वो जो गंगा डॉल्फिन है उसका कंजर्वेशन का इंडिया में जो फर्स्ट सेंटर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। सो व्हाट वाज द आंसर ऑफ दैट। ओके, बेंजीन से बेटा सुमित बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है सुमित, बेंजीन, इट कैन कॉज कैंसर। यार पिछले 2 साल से फॉर्मूला 1 पे क्वेश्चन नहीं आया, उससे पहले आया हुआ है। तो बिकॉज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट F1 पे उतना अच्छा नहीं था, तो दैट्स व्हाई आई स्किप दैट। बिल्कुल, बिहार इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। सो अब सिमिलरली जैसे गंगा डॉल्फिन के लिए बना है, वैसे ही एक और स्पीसीज है हमारे यहाँ जिसको बोलते हैं ड्यूगोंग। ये इंडिया के कोस्टल स्टेट्स में काफी ज्यादा देखने को मिलता है आपको ड्यूगोंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सी काउ। ये मेरीन मैमल है, यानी पानी में रहने वाला स्तनधारी है। तो इसके कंजर्वेशन का जो फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व बनाई जा रही है वो कहाँ बनाई जा रही है, पाक स्टेट जो है इंडिया श्रीलंका के बीच, वहां पे इंडिया की फर्स्ट कंजर्वेशन रिजर्व फॉर ड्यूगोंग बनाई जा रही है। ठीक है, सी काउ हर्बीवोरस मेरीन मैमल है, वल्नरेबल स्पीसीज है। ठीक है,
ओके, सो इसको पाक बे में इसको सेव करने के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट एक और है, वर्ल्ड की फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व। तो इंडिया में आपको पता है काफी सारी बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज करता है अंडर इट्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। तो इंडिया में 12 या 13 बायोस्फीयर रिजर्व है, 12 है आई गेस। तो 12-13 बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में है। तो ऐसी ही एक इंडिया की बायोस्फीयर रिजर्व है जो दो देशों के बीच में है, दैट इज सुंदरबंस की जो बायोस्फीयर रिजर्व है। सो इस तरीके की बायोस्फीयर रिजर्व जो दो देशों की होती है, सो दीज आर बाइलेटरल। लेकिन दुनिया की पहली ऐसी जो 5 देशों के बीच में स्प्रेड आउट है, वो वाली कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन यूरोप। ये बेसिकली जो रिवर्स है ना, यूरोप की रिवर, उनके अराउंड जो एरिया है उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। दनूबे रिवर आपको पता है यूरोप में फ्लो करती है, द्रावा रिवर एंड मूरा रिवर। तो एमडीडी रिवर्स के अराउंड का जो एरिया है, मूरा, द्रावा एंड दानूबे रिवर के अराउंड का जो एरिया है, इनके अक्रॉस जो 5 कंट्रीज में डिवाइडेड है। दानूबे में याद करो हमने देखा था कंट्रीज की कैपिटल भी लोकेटेड है काफी सारी। तो ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया, ये जो कंट्रीज है, 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे लोकेट की गई है। एंड दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमेजोन ऑफ यूरोप। तो मोटा मोटा एग्जाम में हम तुक्का कैसे मारेंगे? दनूबे नाम दिख गया, द्रावा नाम दिख गया, और ये कंट्रीज जिनकी कैपिटल दनूबे पे, जैसे वियना हो गया, ओके, सो बुडापेस्ट हो गया। सो ये सब जो दनूबे के आसपास लोकेटेड है, तो हम समझ जाएंगे अच्छा ये वाला एरिया है, ठीक है। ओके, सो दिस इज क्लियर। वर्ल्ड की फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व किसको घोषित किया गया है? एमबीपी रिवर का जो रीजन है उसको घोषित किया गया, ठीक है। ओके, बिल्कुल, ठीक है। सो दिस मच इज क्लियर। अब देखो, आई डोंट थिंक इस पे ये पूछेगा कि कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है या नहीं। बिल्कुल, चास कोई बोल रहा है चास से याद कर लो, चास से भी याद कर सकते हो। चास में इंक्लूड किया गया है क्रोएशिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया एंड सर्बिया। बट आई डोंट थिंक दे वुड बी आस्किंग द कंट्री, दे वुड बी आस्किंग कि ये कौन सा एरिया है, रीजन है। तो बेसिकली दिस इज द रीजन, एमडीडी रिवर्स वाला, दनूबे रिवर के आसपास का एरिया, ठीक है। जितना याद रह पाए दिमाग में उतने पे ही फोकस करना चाहिए। रिकॉग्नाइज कौन करवाता है? यूनेस्को। और ये कंट्रीज कौन सी है? चेक रिपब्लिक हो गई, हंगरी हो गई, ऑस्ट्रेलिया। आसपास का एक बार नक्शा देखोगे ना, मैप में एक बार जाना, देखना दनूबे रिवर कैसे फ्लो कर रही है। उसमें जहां जहां डिफरेंट कंट्रीज से वो जो फ्लो कर रही है, जिनकी कैपिटल्स आसपास है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेयर योर स्टैटिक नॉलेज कम्स टू योर एड इन करंट अफेयर्स। ओके, हाइडोंट शार्क, इसका फॉसिल आपको राजस्थान के जैसलमेर में मिला है। अब नो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइपोडोंट शार्क, वुडंट बी आस्क्ड, ठीक है। तो ये क्या है? एक मरी हुई डायनासोर के जमाने की स्पीसीज है, और जिसका अवशेष राजस्थान जैसलमेर में मिला है। नॉट इंपॉर्टेंट। अब प्रधानमंत्री ने काफी सारी क्रॉप की वैरायटी देश को आईसीआर से बनवाई हुई अलाउ की, अनलाइकली टू बी आस्क्ड। एक इंस्टीट्यूट इनॉग्रेट हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? रायपुर, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये बेसिकली कोई क्रॉप है, उसको अगर कम पानी दोगे तो वो सरवाइव करेगी, कम फूड प्रोड्यूस करेगी। तो कैसे ये वाला जो बायोटिक स्ट्रेस आता है, इसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, उसको मैनेज कैसे किया जा सके, उसके लिए रायपुर में एक इंस्टीट्यूट बनाया आईसीआर ने। तो नया इंस्टीट्यूट है, हो सकता है इस बार आ जाए, बट वुडंट बी इंपॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट टाइम करंट अफेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे एसोसिएटेड है, बस ये पता होना चाहिए। सेंडाई फ्रेमवर्क इज एसोसिएटेड विद डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो बेसिकली सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई जापान में एक जगह है। सेंडाई फ्रेमवर्क ह्योगो प्रोटोकॉल को रिप्लेस करता है, और ये बेसिकली क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे अच्छे से हो सके उससे डील करता है, ठीक है। और 2030 तक इसके टारगेट्स को अचीव करना है। सेंडाई फ्रेमवर्क के टारगेट्स को 2030 किससे एसोसिएटेड है वो देख लिया। ओके, अभिमन्यु, हाँ, रामसर साइड जो नए बने करवा दिए बेटा, आपने शायद पहले क्लास नहीं देखी। याद करो, रामसर में हमने देखा था 2 साइट हरियाणा में ऐड हुई है, और हमने देखा था गुजरात में भी साइट ऐड हुई है, तो वो हमें पता होनी चाहिए थी। याद करो, मैंने बोला था एक साइड गुड़गांव में है और दूसरी साइड झज्जर में है। नाम भी बताए थे, सुल्तानपुर लेक, याद करो, याद आया? बिल्कुल। ओके, सो ये सब चीजें पुराना करंट अफेयर्स याद होना चाहिए, ठीक है। जो नए हैं वो तो याद होने चाहिए यार, बाकी पुराने अगर आपने स्टैटिक अच्छे से करा है तो ऑलरेडी आपको याद होंगे।
बट नए तो पक्के से याद होने चाहिए। ओके, ओके, नथिंग मच हियर ऑल्सो। नथिंग मच हियर ऑल्सो। इधर भी कुछ ऐसा खास नहीं दिख रहा है। हाँ, ग्रीन वॉइस 2050 इंपॉर्टेंट है। ग्रीन वॉइस 2050 प्रोजेक्ट, तो नाम से भी ऐसे हिंट ले सकते हो। वॉयज मतलब क्या होता है? बॉर्न वॉयज, फ्रेंच में सुना होगा आपने, बॉर्न वॉयज बोलते हैं, हैव अ हैप्पी जर्नी। तो वॉयज मतलब क्या होता है? स्पेशली आप सी पे अगर कहीं ट्रैवल करते हो, दैट इज कॉल्ड एज अ वॉयज। ग्रीन वॉयज मतलब ग्रीन एनर्जी के बेसिस पे होगा, इट वुड बी लेस पॉल्यूटिंग। तो एक ग्रीन वेज 2050 प्रोजेक्ट क्या है? ये एक पार्टनरशिप है नॉर्वे और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और नॉर्वे का ज्वाइंट इनिशिएटिव है, जिनमें इनका टारगेट है कि जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें कैसे इट कैन बिकम लेस पॉल्यूटिंग, उसको कैसे एक लोअर कार्बन फ्यूचर पे शिफ्ट किया जा सके। जैसे सपोज हाइड्रोजन बेस्ड हम शिप्स को यूज करें, जो हाइड्रोजन यूज करें, या अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंट इंजन कैसे लाएं, उसको लेके इनिशिएटिव है ग्रीन वॉयज 2050। न्यूज में क्यों है? बिकॉज इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जहां पे इसका एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया जाएगा, जहां पे ग्रीन शिपिंग का पायलट प्रोजेक्ट रन किया जाएगा अंडर द ग्रीन वॉयज 2050। सो इसलिए न्यूज में इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जहां पे इसका पायलट होगा। इनिशिएटिव नॉर्वे और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसको लीड कर रहे हैं। आइडिया क्या है? कैसे हम ग्रीन शिपिंग की तरफ मूव कर सकें। ठीक है, ओके, ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, बस ये याद कर लो, क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग इंडिया और यूएसए के बीच में चल रहा है, क्लाइमेट फाइनेंस को लेके, अनलाइकली टू बी आस्क्ड। ओके, सो दैट इज ऑल। आज के लिए इतना ही करते हैं, बिकॉज नेटवर्क का भी इशू आ रहा है, ऑल्सो आज कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। सो अगेन, अगर आप चाहते हो ये सीरीज, कल की क्लास वुड बी द लास्ट क्लास, so I would urge everyone, because tomorrow I would be sharing some or tips as well, and I also would be sharing some future ideas आगे के लिए। so इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है सारे साथियों से कि कल की क्लास इज गोइंग टू बी द लास्ट क्लास ऑफ प्रचंड। तो अधिक से अधिक संख्या में सबको क्लास लाइव आना है। जिनको नहीं पता, ये क्लास रोज लाइव होती है रात को 9:30 बजे, एंड कल इस श्रृंखला की आखिरी क्लास होने वाली है। ओके सूरज, मैंने आपका सजेशन देखा था, बिल्कुल मैं आपको उस पर रिप्लाई भी दूंगा अभी, जस्ट आई एम नॉट गेटिंग द टाइम, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई वुड गिव यू अ रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फॉर द सजेशन। जो जैसे सूरज सजेशन देता है, आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू गिव देयर सजेशंस इन टेलीग्राम कि वो कैसी चल रही है चीजें, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज अ स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव, इट इज फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स एंड ऑफ द स्टूडेंट्स। सो अनलेस एंड अनटिल आप इसकी ओनरशिप लेंगे, इस इनिशिएटिव की ओनरशिप किसी बड़े धन्ना सेठ के हाथ में नहीं है। ये ओनरशिप इज नॉट ओन्ड बाय एनी स्टार सेलिब्रिटी फैकल्टीज, इट इज ओन्ड बाय यू, यू आर इट्स ओनर। सो अगर आप लोग अपना हित चाहते हैं, अगर आप लोग अपने इनिशिएटिव को आगे ले जाना चाहते हैं, तो प्लीज गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल SSB_success। वी डू अ लॉट ऑफ स्टफ हियर along with the live class that you are attending here। इसके अलावा भी हम काफी चीजें यहाँ करते रहते हैं। आप अपने पीयर्स के साथ यहाँ पे एक पीयर ग्रुप बना के, काफी अच्छा पीयर ग्रुप प्रैक्टिस कर सकते हैं चीजें। और उसके अलावा हम यहाँ पे और भी लाइव ग्रुप डिस्कशंस एंड ऑल दोस थिंग्स वी डू हियर। सो कल वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ द प्रचंड सीरीज। तो जो 15 तारीख से हमने स्टार्ट किया था इनिशिएटिव, कल उसका ग्रैंड फिनाले होगा। सो आई वुड अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स टू बी लाइव एट 9:30 PM एट द टेलीग्राम चैनल SSB_success, so that you can interact, and उसमें मैं और भी काफी सारी चीजें डिस्कस करूंगा। एंड देयर आर हाई चांसेस कि कल की क्लास वुडंट बी रिकॉर्डेड, बिकॉज आई वुड बी शेयरिंग सम secret things with you, so I wouldn't record that। So please try to attend that class live। Okay, so that's all from my side today। बिल्कुल स्वेट इक्विटी वाला फंडा लगाना है। ठीक है, तो हर किसी को कल पता लग जाएगा कि सही में ये सब जो हमने किया वाज इट वर्थ इट और नॉट। तो कल आपको अधिक से अधिक साथियों के साथ सेशन को शेयर करना है और लाइव क्लास को अटेंड करने की कोशिश करनी है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, गुड नाइट।